नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एल्गार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे क्योंकि पीसीएस प्री 2025 के लिए हम लोग अपने चैनल पे एक महत्वपूर्ण श्रृंखला एनसीईआरटी की जो वाईसीटी किताब आती है उसके माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग इसका जो पहला लेक्चर होता है उसको देख लिया था। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए थे। पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आज इसका दूसरा लेक्चर हम लोग देखेंगे। देखिए, इसको हम लोग 3 पार्ट में या हो सके तो मतलब कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है इसको 3 लेक्चर में कंप्लीट करें क्योंकि थोड़ा-सा लंबा है। तो 2-2 घंटे से ज़्यादा वीडियो अगर बन जाएगा तो पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है? इसी के लिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ही वीडियो रहे। शॉर्ट में बोलने का मतलब कि 2 घंटे का 3 पार्ट में करके इसको हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। फिर मध्यकालीन भारत, फिर प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? बाकी जैसा कि आप सब लोग पहला लेक्चर देखे होंगे तो उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, किस प्रकार से टेस्ट सीरीज़ वगैरह सॉल्व की जाएगी। तो उसको आप लोग देख लीजिए, उसी प्रकार से इसकी पढ़ाई चलेगी, ठीक है? तो चलिए आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग 1857 की क्रांति से पहले की लगभग सारी चीज़ें देख लिए थे। इसमें 1-2 चीज़ें छोटी-मोटी रह गई थी, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था जो आपका वायसराय सी राजगोपालाचारी सबसे आखिरी यहाँ पर देखा जाए तो भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1950 में। वहाँ तक की चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और ब्रिटिश शासन की जो प्रशासनिक नीतियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक? तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रशासनिक नीतियों में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया गया है, 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा राज्य वसूली और न्याय हेतु जिला कलेक्टर के पद की व्यवस्था की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिला कलेक्टर के पद की जो व्यवस्था है वो किसने बनाई थी? तो 1872 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने कलेक्टर के पद की व्यवस्था की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? अब 1782 ईस्वी में कार्नवालिस ने दरोगा प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक? 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 1786 ईस्वी में बंगाल में राजस्व बोर्ड का गठन किया गया था। किस लिए किया गया था? राजस्व संबंधी विवादों के निपटारे के लिए बंगाल में राजस्व बोर्ड का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1786 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है? अब 1829 ईस्वी में आ जाइए। विलियम बेंटिक का काल है और राजा राम मोहन राय जी का। तो इन लोगों के बीच में जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि देखिए 1829 ईस्वी में विभागीय आयुक्त का प्रावधान किया गया जो जिला और राजस्व मुख्यालय के मध्य एक मध्यस्थ प्राधिकरण के रूप में था। अब यहाँ पे एक विभागीय आयुक्त नियुक्त कर दिया गया वेंटी के द्वारा 1829 ईस्वी में। किस लिए नियुक्त किया गया था? कि जिला और जो मुख्यालय है ना राज्य का, उसके बीच में मध्यस्थता करने के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? कब? 1829 ईस्वी में, वेंटी के काल में। राजा राम मोहन राय जी इसी समय थे, ठीक है? अब यहाँ पे देख लेते हैं सिपाही प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो सिपाही प्रणाली की शुरुआत 1861 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1861 में वायसराय का पहली बार पद बनाया गया था 1858 का एक्ट के माध्यम से। तो 1861 में कौन पहला वायसराय था? वही रहेगा ना? तो जरा कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा वायसराय था, ठीक है? 1861 ईस्वी में, क्योंकि इसी के समय देखा जाए तो सिपाही प्रणाली की शुरुआत मतलब की स्थापना की गई थी, ठीक है? ये हो गया आपका, क्या हो गया? तो प्रशासनिक नीतियाँ हो गई। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो स्थानीय प्रशासन के बारे में इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इनके बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। पहले नगर निगम 1887 ईस्वी में बनाई गई थी, अनुमति दी गई थी, ठीक है? ये आप लोग लक्ष्मीकांत की किताब जब पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत जी की, तो उसमें लिखा है कि 1687 ईस्वी में भारत में मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति प्रदान की गई थी। और ये बनी कब थी? तो 1726 ईस्वी तक मद्रास नगर निगम के महापौर के न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। मेयो के काल में जो प्रस्ताव कुछ पारित हुए थे उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रशासन में जो अगर देखा जाए तो मेयो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? प्रशासनिक नीतियों में मेयो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसी के समय में शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और सड़क विभाग, यहाँ पर देखा जाए तो प्रांतीय सरकार को प्रदान किया गया था। ये जो विभाग है ना, जैसे सड़क विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, सब किसको दे दिया गया था? तो प्रांत वालों को दे दिया गया था, मतलब राज्य के अंतर्गत कर दिया गया था। एक तरीके से समझिए प्रांत, उसमें जो ब्रिटिश प्रांत थे ना, उसी के अंतर्गत ये सारी व्यवस्था कर दी गई थी, ठीक है? तो ये मेयो के समय में हुई थी 1870 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। बंगाल जिला बोर्ड
उपकर अधिनियम 1871 ईस्वी के द्वारा बंगाल में स्थानीय स्वायत्त शासन लागू करने का अवसर मिला। तो ये पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन यहाँ पे बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि 1871 ईस्वी में बंगाल में स्थानीय स्वायत्त शासन लाने का अवसर मिला था। ठीक है। रिपन के काल में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि रिपन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो रिपन का थोड़ा जो समय होता है वो थोड़ा उदारवादी टाइप का माना जाता है। तो रिपन के बारे में देख लेते हैं हम लोग, इनकी कुछ प्रयास के। देखिए, केंद्रीय प्रशासन ने 1882 ईस्वी में प्रभावी रूप से स्थानीय स्वायत्त शासन की शुरुआत की थी। ये प्रभावी रूप से हुआ था स्थानीय स्वायत्त शासन की शुरुआत रिपन के ही काल में। ठीक है, 1882 ईस्वी में। ग्रामीण क्षेत्रों में तालुका और जिला बोर्ड का गठन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं लोक सेवा का विकास। अब यहाँ पे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अब अन्य जो सभी लोक सेवा आयोग हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसका इतिहास क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग और कार्नावालिस, इन दोनों को भारत में जो लोक सेवा है ना उसके विकास की बुनियादी और वैधानिक रूप इन्हीं दोनों लोगों ने दी थी। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग और कार्नावालिस ने। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कार्नावालिस और वॉरेन हेस्टिंग के प्रयासों से भारत में लोक सेवा के विकास को आज आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्नावालिस है इसे लोक सेवा का जनक माना जाता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उच्च लोक सेवा तथा निम्न लोक सेवा का विभेदन भी इसी के समय में हुआ था। और कुछ देख लेते हैं। हाँ, 1800 ईस्वी में वेलेजली के द्वारा लोक सेवा के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब ये चीज़ें समझिए कि 1800 ईस्वी में वेलेजली के द्वारा कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम बनाया जाता है। इससे पहले जो लोक सेवक होते हैं ना, कलकत्ता में शायद एक कॉलेज था, तो मतलब माफ़ कीजिए, इंग्लैंड में एक कॉलेज था हेल्बरी नाम से शायद, तो वहाँ पे पढ़ने के बाद ही लोक सेवा में सीधे नियुक्ति हो जाती थी। ठीक है, तो उसको बंद करके कहने का मतलब, जब यहाँ पे देखा जाए तो परीक्षा करवाने का आयोजन किया गया, उसके बाद जब सेलेक्ट होते थे तो उसके बाद जब सेलेक्ट हो जाते थे ना, उसके बाद यहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता था। अब यहाँ पे जो कलकत्ता में एक कॉलेज खोला गया वेलेजली के द्वारा, अब इसमें ये बताया गया कि जो भी लोक सेवक बनेंगे ना उसकी प्रशिक्षण के लिए भारत में ही उनका प्रशिक्षण किया जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड में होता था तो भारत में इनका प्रशिक्षण किया जाएगा। उसी के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली के द्वारा की गई थी 1800 ईस्वी में। इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और 1800 में तो ये स्थापना हुई थी इस कॉलेज की, लेकिन ये थोड़े दिन के बाद बंद हो गया था। ठीक, अब एक बात और समझिए आगे, 1833 के आते आते यहाँ पे लोक सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया। इससे पहले जो कॉलेज है वहाँ पे पढ़ने के बाद इसमें नियुक्ति कर दी जाती थी। भारत में भी प्रशिक्षण के लिए कॉलेज खोला गया, वो तो बंद ही हो गया ये वाला वेलेजली वाला। उसके बाद धीरे धीरे 1833 आते आते अब क्या हुआ कि लोग जो सेवक हैं चयन होंगे उनके लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया जाएगा, मतलब खुली भर्ती होगी, उसके बाद इनको नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये 1833 में हुआ, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक, चलिए मैकाले समिति की रिपोर्ट के अनुसार, अब मैकाले भी उस समय 1833 में देखा जाए तो विलियम वेंटिक थे, उस समय 1833 में विलियम वेंटिक थे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें उसी समय मैकाले का भी विवाद होता है। आंग्ल शिक्षा विभाग तो 1813 में जब होता है तो उसके लिए मैकाले समिति 1833 में बनती है। वो बताती है कि भारत में जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी वगैरह रखी जाए, लेकिन लोक सेवकों के प्रयास के लिए इसमें क्या किया गया था मैकाले समिति में, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की जाए, ये मैकाले बताया था। ठीक है, अभ्यर्थियों की जो आयु है, मतलब सीमा है परीक्षा देने की, ये 18 से 23 वर्ष की होनी चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और परीक्षा का आयोजन लंदन में होना चाहिए, भारत में नहीं। ठीक, प्रारंभ में जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रोबेशन पर रखना चाहिए। ठीक है, कुछ देर के लिए प्रोबेशन पर रखना चाहिए, फिर इनको परमानेंट नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैकाले समिति की रिपोर्ट में बताई गई थी। आगे बढ़ते हैं। पहली बार 1855 ईस्वी में लंदन में खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, 1833 में लोक सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया था, लेकिन ये हो नहीं पाया पूरी तरीके से। तो 1855 ईस्वी में आइए और यहाँ पर लंदन में खुली प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार किया गया, इस बात को समझिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1864 ईस्वी में उच्च लोक सेवा में प्रथम भारतीय के रूप में सत्येंद्र नाथ टैगोर को सफलता मिली थी। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, भारत की ओर से प्रथम जो व्यक्ति हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने लोक सेवा में परीक्षा
पास की थी, मतलब इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो प्रथम थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर, लोक सेवा में मतलब उच्च लोक सेवा में प्रथम भारतीय के रूप में इनको सफलता मिली थी 1864 ईस्वी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब 1870 मतलब कि इसके 6 वर्ष के बाद सरकार के द्वारा यह निश्चित हुआ कि इन पदों पर कम से कम 20% भारतीय प्रतियोगिता के बिना भी नियुक्त होने चाहिए। ये देखा जाए तो निश्चित हुआ था, ठीक, 1870 ईस्वी में, कि भले परीक्षा भारतीय दे नहीं दे, लेकिन उसमें से जो इतने पेपर में लोग पास होंगे उसमें से 20% भारतीय होने चाहिए, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये 1870 में ऐसा किया गया था। और आगे बढ़िए, यहाँ पे 1878-79 ईस्वी में क्या हुआ था, वैधानिक जनपद सेवा के आयोजन मतलब कि योजना वायसराय लिटन के द्वारा की गई थी। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। 1878 और 79 ईस्वी में वैधानिक जनपद सेवा की योजना वायसराय लिटन के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए अब एचीसन, माफ कीजिए एचीसन ही है, हाँ ठीक है। एचीसन आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी इन्होंने लोक सेवा के बारे में क्या क्या चीज़ें की थी इसको देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम लोग देखें एचीसन के द्वारा क्या क्या किया गया था, देखिए एचीसन जो है ना, माफ कीजिए एचीसन ही लिखा हुआ है। 1886 ईस्वी में चार्ल्स एचीसन की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। एक लोक सेवा आयोग का गठन 1886 में एचीसन के नाम से गठित किया गया। उच्च लोक सेवा में भारतीयों के न्यायपूर्ण चयन हेतु इसकी अनुशंसा की गई थी। 2 स्तरीय वर्गीकरण, उच्च और निम्न 2 स्तरों का वर्गीकरण किया गया। इसके स्थान पर 3 स्तरीय का वर्गीकरण कर दिया गया। जैसे कि पहले 2 स्तरीय होते थे, उच्च लोक सेवा, निम्न लोक सेवा, ठीक है। अब उसमें 3 कर दिया गया, उच्चतम, प्रांतीय और अधीनस्थ को अपनाया जाना चाहिए, ठीक, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, और इनकी अधिकतम आयु सीमा जो है वो मैक्सिमम 23 वर्ष की होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का आयोजन भारत और इंग्लैंड दोनों जगह में होना चाहिए, ये आपका एचीसन आयोग के द्वारा बोला गया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब यहाँ से अगर एक चीज़ पूछ ध्यान रखिएगा, एचीसन आयोग कब आया था, तो 1886 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए इस्लिंगटन आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है, इस्लिंगटन की अध्यक्षता में 1892 ईस्वी में, डेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अरेंज करने के बारे में पीसीएस में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एचीसन है 1886, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 6 साल के बाद 1892 ईस्वी में इस्लिंगटन आयोग आ गया। इसने बताया कि लोक सेवा आयोग पर शाही आयोग की नियुक्ति की जाए। लोक सेवा आयोग पर शाही आयोग की नियुक्ति की गई, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 25% पद प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा, शेष पदोन्नति के माध्यम से भारतीय अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाना चाहिए। जो बची हुई है ना उसमें 25% शेष भारतीय होंगे, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको इस्लिंगटन आयोग के द्वारा भी बोला गया था, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक। और ये 20% वाला भी इसको ध्यान रख लीजिएगा। 1870 ईस्वी में ये बताएगा कि 20% भारतीय इसमें होंगे। और इस्लिंगटन ने भी बता दिया कि 25% पद प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा तथा शेष पदोन्नति के माध्यम से भारतीय अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कैसे बढ़ रहा है। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर वेतन के आधार पर कार्य क्षमता का निर्धारण किया जाना चाहिए, वैसे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं है। आगे देख लेते हैं। आईसीएस हेतु प्रोबेशन की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो 3 वर्ष करने के बाद इनको परमानेंट किया जाएगा, वही चीज़ बताई गई है जो आपका यहाँ पे मैकाले के द्वारा बताई गई थी, ठीक है। यहाँ पे नहीं था प्रोबेशन पर रखना चाहिए, मैकाले ने बताया था 1833 ईस्वी में। तो उसके बाद यहाँ पे स्लिंगटन के द्वारा भी यही चीज़ें बताई गई थी कि ये जो वर्ष है ना 3 वर्ष रखा जाए प्रोबेशन पर, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट, यानी कि मार्ले मिंटो जब सुधार हुआ था तो उसी को मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, अब यहाँ से देखा जाए जो लोक सेवा आयोग है ना, मतलब लोक सेवा है, उसके लिए बहुत अच्छे से प्रयास वगैरह किया जाएगा और इनका जो दायित्व है ये समाज में दिखेगा भी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए 1918 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर अखिल भारतीय सेवा शब्द का पहली बार प्रयोग 1918 ईस्वी में किया गया, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा का जो शब्द है, ये शब्द का प्रयोग 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जब 1918 में आई थी उसी समय किया गया था। पहली आईसीएस परीक्षा ब्रिटिश सेवा आयोग के परीक्षा विधीन में 1922 ईस्वी में लंदन और इलाहाबाद प्रयागराज में एक साथ आयोजित की गई थी। बस सब कुछ छोड़िए, 1922 ईस्वी में पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत और
लंदन मतलब कि इंग्लैंड में दोनों जगह, इलाहाबाद और लंदन दोनों जगह ये परीक्षा एक साथ आयोजित की गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है कि पहली बार परीक्षा कहाँ पे भी हुई थी, तो प्रयागराज में हुई थी, इलाहाबाद में, ठीक है, 1922 ईस्वी में। अब ली कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ली आयोग ये क्या है भैया, देखिए, लॉर्ड यहाँ पे विस्काउंट डी लाली की अध्यक्षता में 1923 ईस्वी में उच्च सिविल सेवाओं में संबंधित रॉयल आयोग का गठन किया गया। तो जो आपका देखा जाए तो ली आयोग है, ली आयोग की अध्यक्षता मतलब कि यहाँ पे विस्काउंट ली इनका नाम है, तो ली याद कर लीजिए बस। ली की अध्यक्षता में 1923 ईस्वी में जो उच्च सिविल सेवा है ना, वहाँ से संबंधित एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम रॉयल आयोग रख दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये रॉयल लोग होते थे तो रॉयल नाम रख दिया गया था, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। 1926 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1926 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब न्यायिक सेवा का विकास किस प्रकार से होता है भारत में, उसको देख लेते हैं भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब भारत में न्यायिक सेवा का विकास कैसे होता है, देखिए, वॉरेन हेस्टिंग जब 1772 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पहला ब्रिटिश भारतीय कानून कोड पेश करता है 1872 ईस्वी में। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि बस इतना ध्यान रख लीजिए कि वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1872 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा यहाँ पर ब्रिटिश कानून कोड को पेश किया गया था। मतलब यहाँ पर पहली बार ब्रिटिश कानून बनाया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्रों में, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। दो न्यायालय यहाँ पे बनाए गए थे, एक फौजदारी न्यायालय था जिसमें आपराधिक मामले देखे जाएंगे, एक दीवानी न्यायालय था जिसमें सिविल मामले देखे जाएंगे। इसका गठन भी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ही होता है, इसको ध्यान रखिए। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का आता है ना, अब उसके माध्यम से क्या क्या चीज़ें भारत में प्रयास की जाती हैं उसको देख लेते हैं। कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिए। जिसके अधिकार क्षेत्रों में कलकत्ता में रहने वाले सभी भारतीय और अंग्रेज आ जाएंगे, ठीक है। केवल कलकत्ता के लिए ये किया गया था, बाद में इसका विकास भी मतलब कि इसको बढ़ाया भी जाता है, और तो मतलब विवाद भी होता है, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश वो एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया तथा अन्य जो न्यायाधीश थे इसमें चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड थे। ये तीन लोग थे। ये पूछ भी लेता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो मुख्य तो एलिजा इम्पे थे, तीन अन्य सहायक थे चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। इन लोगों का नाम ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये केवल बंगाल वाले क्षेत्र में जितने भी भारतीय और अंग्रेजी रहते हैं उन लोगों का मुकदमा देखेगा, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिए। और आगे देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त कलकत्ता में दो न्यायालय का गठन किया गया। इसमें अगर हम लोग देखें, कलकत्ता में जो दो न्यायालय का गठन किया गया था, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत, इसको ध्यान रख लीजिएगा। सदर दीवानी अदालत में क्या होता था, तो इसमें नागरिक विवादों के अपील हेतु सदर दीवानी अदालत था, और आपराधिक विवादों के अपील के लिए सदर निजामत अदालत था, ठीक है। ये आपका दीवानी और निजामत से पकड़ लेंगे आप लोग, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश कालीन जो समितियां बनाई गई थी उसको यहाँ पे एक डायग्राम के रूप में थोड़ा सा दिया गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अरेंज करने के बारे में पूछ सकता है, या फिर इसका उद्देश्य क्या था, किसके समय में आया था। जैसे इनाम आयोग पूछ लिया, 1852 ईस्वी में आया था। उस समय कौन था वायसराय, मतलब कि देखा जाए तो भारत का गवर्नर तो डलहौजी था, गवर्नर जनरल डलहौजी था। उसके बाद 1858 के बाद तो वायसराय होता है ना, तो वही है, यहाँ पे वायसराय लिख दिया है। पहला यहाँ पे जो आयोग है इनाम आयोग है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष का नाम ही इनाम है, इसलिए इसको इनाम आयोग बोला गया है। ये डलहौजी के समय में आया था 1852 ईस्वी में। किसके लिए आया था, तो बस इसमें इतना ध्यान रखिए कि भूस्वामियों की संपत्ति और उपाधि की जांच के लिए आया था। अगर नहीं याद होगा तो बस इस तरीके से याद कर लीजिए। इनाम किसको दिया गया, तो भूस्वामियों को दिया गया 1852 ईस्वी में, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और 1852 ईस्वी में जो वायसराय था वो आपका डलहौजी था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, ये तो सभी लोगों को ही पता होगा क्योंकि भारत में जो शिक्षा है उसके लिए मैग्ना कार्टा इसको माना जाता है, ठीक है, तो सभी को याद होगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 शिक्षा के लिए आया था, ठीक है, शिक्षा के लिए रूपरेखा इन्होंने तैयार की थी, ठीक है।
ये निम्न शिक्षा के लिए है, उच्च शिक्षा के लिए नहीं, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इनका जो फोकस था वो निम्न शिक्षा के ऊपर था, उच्च शिक्षा में जो बड़े बड़े संस्थान वगैरह होते हैं उनके लिए नहीं, बेसिक शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। स्ट्रेची के बारे में सभी लोग जानते होंगे, ये आपका लिटन के समय में आया था, ये एक अकाल आयोग था, ठीक है, स्ट्रेची, और ये 1878 ईस्वी में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हंटर देख लेते हैं। ये आपका हंटर आयोग कब आया था, तो 1882 ईस्वी में। 1882 में रिपन का काल भारत में माना जाता है, बड़ा ही उदारवादी गवर्नर जनरल है ये, वैसे वायसराय है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, हंटर आयोग जो बना था ये किसके लिए बना था, तो शिक्षा के लिए बना था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा। हर्षल समिति कब बनी थी, तो 1893 ईस्वी में बनी थी। ये किसके लिए बनी थी, हर्षल, याद कर लीजिए, ये आपका किसके लिए थी, तो ये थी आपका टकसाल के लिए, टकसाल संबंधी सुझाव के लिए हर्षल समिति बनाई गई थी 1893 ईस्वी में। और इसमें कौन वायसराय था, तो लॉर्ड लैंसडाउन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, लॉयल आयोग। लॉयल आयोग 1897 ईस्वी में, जेम्स लॉयल इसके अध्यक्ष थे। और इस समय कौन था, तो एल्गिन प्रथम था वायसराय, ठीक है। 1880 ईस्वी में यहाँ पे अकाल जब पड़ा था उसके लिए जांच के लिए लायल आयोग बनाया गया था, लायल अकाल, ठीक है, याद कर लीजिए। और 1897 ईस्वी में, ठीक है, ये आयोग 1897 ईस्वी में बना था, डेट ध्यान रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, मैकडोनल्ड आयोग, ये आपका, ये भी अकाल के लिए, दुर्भिक्ष मतलब अकाल है ये। और ये किसके समय बना था, तो मैकडोनल्ड आयोग जो है ना, ये कर्जन के समय बनाया गया था 1900 में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मन क्रीक, मन क्रीक ये आपका सिंचाई के लिए बनाया गया था, कर्जन के समय ही बना था 1901 में, ठीक है। बाकी कर्जन के समय में बहुत अच्छे आयोग बन रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये सारे कर्जन के काम है, ठीक। फ्रेजर आयोग, ये आपका देखा जाए तो पुलिस सुधार के लिए बनाया गया था, पुलिस प्रशासन की पद्धति की जांच के लिए फ्रेजर आयोग बनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है। रैले आयोग 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय के लिए था, रैली कमीशन आप लोग सुने होंगे ना, विश्वविद्यालय आयोग उसी समय आया था 1904 में, उससे पहले रैले आ गया था, ठीक है, रैले आयोग। आगे देख लेते हैं, सैंडलर, ये भी आपका देखा जाए तो कलकत्ता में विश्वविद्यालय के लिए था, ये आपका 1917 में आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय, तो चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय रहेगा, ठीक, 1917 वाला। शाही आयोग, इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, 1923 में ये आया था, और रीडिंग के समय में आया था, किसके लिए था, तो नागरिक सेवा से संबंधित सुधार के लिए रीडिंग के समय ये आयोग आया था, ठीक है, शाही आयोग। और आगे देख लेते हैं, स्किन समिति, यानी कि भारतीय सेंडहर्स्ट समिति, इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ें, ये किस लिए था, तो सेना भर्तीकरण, सेना का भारतीकरण करने के लिए 1925 में ये बनाया गया था, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। स्किन समिति, अब पूछ लेगा तो स्किन मतलब कि यहाँ पे स्कन समिति है, स्किन नहीं, स्कन है, स्कन समिति, ये भारतीयकरण, सेना का जो भारतीयकरण हो रहा था उसके लिए आया था 1925 ईस्वी में। बटलर के बारे में सभी लोग जानते हैं, ये आपका देखा जाए तो जो देसी राज्य हैं उनसे संबंधित आयोग, मतलब कि जांच करने के लिए बटलर समिति बनाई गई थी, हार्टुंग बटलर इसके अध्यक्ष थे। और ये इरविन के समय में आई थी, 1927 में इरविन ही रहेंगे ना, कि गांधी इरविन समझौता कब होता है, जरा कमेंट करिएगा, ये सब चीज़ें अरेंज करने के बारे में देता है। विटले आयोग कब बनता है, अब बटलर के बाद विटले आ जाएगा, तो जो आपका विटले आयोग है 1929 में बनता है। इस समय कौन रहता है, तो इरविन इसके समय में भी रहता है, इसके समय में भी रहता है, ठीक है। ये आपका जो विटले आयोग है ये श्रमिकों के सुधार के लिए बनाया गया आयोग था, ठीक है। लिलिथको के समय एक आयोग बनाया गया था 1926 ईस्वी में, और ये भी इरविन का ही काल है, क्योंकि इरविन इस समय भी है, ठीक है। तो ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं इसको याद कर लीजिएगा। अब लिलिथको जो आयोग बनाया गया था ये कृषि सुधार के लिए बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को जो मतलब पढ़ने में दिक्कत ना हो, याद करने में दिक्कत ना हो, तो लिलिथको आयोग जो बनाया गया था वो कृषि सुधार के लिए बनाया गया था इरविन के समय 1926 ईस्वी में, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लिंडसे आयोग बनाया गया था इरविन के समय में ही, ये 1929 में बनाया गया था। देखिए इरविन के समय में 5-6 आयोग बन गए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इरविन के समय किसके लिए, तो जो मिशनरी शिक्षा है उसके विकास के लिए, ठीक है, कहने का मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा है, विदेशी शिक्षा है, उसके विकास के लिए 1929 ईस्वी में इसको बनाया गया था, ये चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बात करें सप्रू समिति, इनके बारे में तो भी सभी लोग जानते होंगे। सप्रू समिति ये आपका 1934 में बनाई गई थी, उस समय वायसराय कौन था, तो
विलिंगटन था और किसके लिए बनाई गई थी सप्रू समिति? बेरोजगारी के लिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। फ्लाउड आयोग 1940 में बनाया गया था लिनलिथगो के समय। अब 1940 में लिनलिथगो ही होंगे ना। अब ये किसके लिए बनाया गया था? तो इस आयोग ने फसल के आधे के बजाय 2/3 हिस्सा बटाईदारों को देने की मांग को जायज ठहराया था। मतलब कि जो फसल है उस पर 2/3 कर लगा सकती है कौन? बटाईदार। इसको जायज इसने बना दिया था फ्लड आयोग ने 1940 ईस्वी में। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिए। 1940 में लिथगो का समय है। और आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो दुर्भिक्ष जांच आयोग, यहाँ पे देखिए वुड हेड आयोग बनाया गया था अकाल की जांच करने के लिए। दुर्भिक्ष मतलब अकाल होता है। अकाल की जांच करने के लिए 1943 से 44 ईस्वी में बनाया गया था। और यहाँ पर देखा जाए तो दुर्भिक्ष की जांच करने के लिए 1943-44 में कौन था वायसराय? तो वेवेल था। ठीक है, वेवेल प्लान कब आता है आप लोग कमेंट करके चाहे तो बता सकते हैं। चलिए यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। अब आइए ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक नीतियाँ हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्लासी का जब युद्ध होता है ना 1757 ईस्वी में, और बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, दोनों में अंग्रेज विजयी रहते हैं। प्लासी के युद्ध में तो आपका क्लाइव लड़ता है और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो यहाँ पर होता है। तो दोनों ही युद्ध जीत जाते हैं। भारत में देखा जाए तो अंग्रेजों की स्थायी सत्ता का विकास होने लगता है बहुत तेज़ी से। यहाँ पर देखा जाए तो विकास होता है क्योंकि यहाँ पे ये लोग जब आपका बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं तो बंगाल में द्वैत शासन भी प्रारंभ कर देते हैं। इस क्लाइव को दोबारा बुलाया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई उसको देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। इन दोनों युद्ध के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष और आत्मनिर्भर की अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये हो गया। इतना तो सभी लोगों को पता ही होगा कि बंगाल में द्वैत शासन वगैरह लागू हो गया और भारतीय जो चीज़ें थी बंगाल में बहुत तेज़ी से यहाँ पर देखा जाए तो जाने लगी। कच्चा माल बंगाल में जाने लगा, मतलब बंगाल से ब्रिटेन में जाने लगा, वहाँ से बन करके तैयार माल भारत बेचा जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। और थोड़ा सा देख लेते हैं भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। तो जो ये आपका आर्थिक नीतियाँ थी ना, इसमें यहाँ से अगर हम लोग इसको कवर कर लें तो ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो 3 चरणों में भारतीय उपनिवेशवाद के बहुत मतलब कि 3 मुख्य चरण जो दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले 1757 से 1813 ईस्वी तक जो अंग्रेज होते हैं ये क्या करते हैं? तो भारत में इनका वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण माना जाता है। अब ये किस लिए माना जाता है? छोटा सा यहाँ अगर बताया हो तो ठीक है, नहीं तो बस इतना समझ लीजिए कि 1757 का जब प्लासी का युद्ध होता है उसके बाद अंग्रेज विजयी होते हैं। अब ये भारत की तीनों मजबूत शक्तियों को 1764 के बक्सर के युद्ध में हरा देते हैं। तो उत्तर भारत, बंगाल, बिहार वाला जो पूरा क्षेत्र है पूरा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। बंगाल में तो द्वैत शासन भी लागू कर देते हैं। तो इसको डाकू का काल भी कहा गया है, जो ये बंगाल में द्वैत शासन था। ठीक है, तो इस समय जो भी चीज़ें बंगाल मतलब उत्तरी भारत में निर्मित होती थी सब बंगाल मतलब कि बंगाल पोर्ट से या फिर भारत के अन्य किसी पोर्ट से इंग्लैंड भेज दिया जाता था। वहाँ से तैयार माल भारत में भी भेज दिया जाता था। मतलब कि भारत में बहुत ज़्यादा मार्केट हो गई थी तो तैयार माल भारत में भेजा जाता था। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास इसी समय में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी आप लोग जानते ही होंगे। तो इसी को वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण माना गया है 1757 से 1813 ईस्वी तक। अब और आगे देखिए औद्योगिक पूंजीवाद का चरण भारत में ये आपका 1813 से 58 तक माना गया है। ठीक है, वित्तीय पूंजीवाद का चरण ये आपका 1860 से 1947 तक भारत में चला था। ठीक, ये तीनों चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेश का प्रथम चरण है ना उसको जो पर्सिवल एक लेखक हैं पर्सिवल स्पीयर, उन्होंने खुली बेशर्मी की लूट का काल बताया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसने बताया है? तो पर्सिवल स्पीयर ने बताया कि भारत में तो खुली बेशर्मी और लूट का समय ये चल रहा है। कब? 1757 से 1813 ईस्वी तक का जो समय था ये हो गया। रजनी पामदत्त इन्होंने क्या बताया था? तो इन्होंने बताया था कि 1757 से लेकर के 1765 ईस्वी के बीच बंगाल के नवाब से करीब 40 पाउंड वार्षिक उपहार प्राप्त कर लिया गया था। अब बंगाल देखा जाए तो 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध होता है उसके बाद तो बंगाल पर लगभग अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो बंगाल के जो नवाब होते हैं ना उनसे लगभग 40 पाउंड वार्षिक उपहार ले लिया जाता है। मतलब 1764 ईस्वी तक जो बक्सर का युद्ध नहीं हुआ है उसके बीच में, जैसे यानी कि
4 और 3 7, इस 7 सालों में 40 लाख पाउंड वार्षिक उपहार ले लिया गया था बंगाल वालों से, ठीक है। इतिहासकार के.एम. पणिक्कर, ये भी एक देखा जाए तो इतिहासकार हैं, इन्होंने क्या बताया था, तो 1765 से लेकर 72 ईस्वी के इस काल को डाकू का काल कहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें समझिए, इस समय बंगाल में द्वैत शासन लागू था। जब क्लाइव भारत में दोबारा आया था बक्सर के युद्ध के बाद, तो इसने संधि की थी ना, इलाहाबाद की 2 संधियाँ की थी। तो उसके बाद इलाहाबाद की जब 2 संधियाँ कर लेता है, तो बंगाल में जो यहाँ पे अपना मतलब कि अपना एक नेतृत्वकर्ता नियुक्त कर देते हैं बंगाल और उड़ीसा और बिहार में, जैसे राजा सिताब राय वगैरह के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना दीवान नियुक्त किया जाता है, तो ये बंगाल और बिहार इन सब क्षेत्रों में द्वैत शासन लागू हो जाता है। एक तरीके से यहाँ पे समझिए कि कंपनी जो है ये वित्तीय कार्य देखती है और जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो राजा देखता है, मतलब वहाँ के नवाब वगैरह देखेंगे। तो बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया था। वही जो समय था ना, जब तक इसको आपका 1772 ईस्वी में खत्म नहीं किया गया था, उन समय के बीच में जो समय था ना, उसको डाकू का काल कहा है। किसने कहा है, तो के.एम. पणिक्कर ने कहा है। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, 1794 ईस्वी में सूर्यास्त कानून लागू हुआ, इसको भी समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक फैक्ट ये छूट रहा था, इसको देख लेते हैं। कार्नावालिस ने 10 साला बंदोबस्त, जिसको 10 साला बोला जाता है, 1786 ईस्वी में लागू किया, जिसे 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त स्तमरारी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। सूर्यास्त कानून इसी को बोला जाता है, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले जो भी कर वगैरह है, जो जमींदार होते थे वो अंग्रेजों को जब तक नहीं देते थे, मतलब जिस डेट को ये फिक्स किया गया था कि यहाँ से कर लेना है, तो सूर्यास्त होने से पहले जमींदार जो होते हैं बड़े बड़े, उनको वहाँ पे कर जमा करना पड़ता था। अगर वो नहीं जमा करते थे सूर्यास्त होने से पहले, तो उनकी जमींदारी चली जाती थी और किसी और को दे दी जाती थी, ठीक है। इसी के लिए इसको सूर्यास्त कानून भी बोला गया, यानी कि सूर्यास्त होने से पहले भैया जमा कर देना है, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया था, लेकिन भारत मतलब कि धीरे धीरे आते आते 1820-22 में ये पूरे भारत में लगभग लागू होता है। तो ये चीज़ें समझिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले 1792 ईस्वी में 12 महल जिले में लागू की गई थी। कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था है, उन तीनों के बारे में शायद यहाँ पे साफ आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो ठीक है। हाँ, थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर कोशिश करते हैं पढ़ने की, समझ में आ जाएगा तो बता देंगे, ठीक है, क्योंकि ये फ्लो चार्ट के माध्यम से बताई गई है। तो देख ही लेते हैं, शायद बस आप लोग ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। ब्रिटिश कालीन जो आपका भू राजस्व व्यवस्था है, उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, ये आपका 1793 ईस्वी में कार्नावालिस के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है, ये समझिए। और इसको कहाँ कहाँ लागू किया गया था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में ये लागू किया गया था, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। अब ये ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू था, ठीक, ये समझ में आ गया। भूमि अधिकृत जमींदारी को ये दे दी जाती थी, मतलब जमींदारी किसको दी जाती थी, तो जो जमींदार होते थे बड़े बड़े, उनको दे दी जाती थी, ठीक है। अब इसके ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। इसका प्रभाव क्या पड़ा भारत में, इसको स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालबाड़ी, ये इन तीनों जो भू राजस्व व्यवस्था है ना, इनका जो प्रभाव है एक साथ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बाकी स्थायी बंदोबस्त के बारे में हम लोगों ने देखा। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में देखिए। रैयत मतलब होता है यहाँ पे किसान, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त तो आप लोग जानते हैं कि जमींदार इसमें मालिक होता था, रैयतवाड़ी में मतलब किसान मालिक होता था। और ये टॉमस मुनरो के द्वारा बनाया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, तमिलनाडु के 12 महल जिले में इसको पहली बार लागू किया गया था 1800, अगर देखा जाए तो हाँ 1792 ईस्वी में 12 महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, उसी के बारे में है यहाँ पे। रैयतवाड़ी व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो 1820 में टॉमस मुनरो की सहायता से बम्बई, मद्रास और असम में लागू किया गया था। ये पूरे भारत के लगभग 50+ % क्षेत्रों पर थी, यानी कि 51% क्षेत्रों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, ठीक है। इसमें जो भूमि का मालिक होता था वो किसान खुद होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी, ठीक है। अब ये हो गया रैयतवाड़ी।
रैयतवाड़ी हो गया, स्थायी बंदोबस्त हो गया। अब महालवाड़ी देख लेते हैं। महाल मतलब होता है गांव, ठीक है, इसका मतलब होता है गांव। तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था महालवाड़ी व्यवस्था? तो हाल्ट और मैकेंजी के द्वारा ये लाया गया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्रों में ये लागू था। पूरे ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों पर ये था, 20% क्षेत्रों पर ये था और 50% क्षेत्रों पर ये था। इस तरीके से मतलब याद करने के तरीके से मैं बता रहा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये तो 51% था, अब ये 30% है और ये 1% ये कम है, ये 19% है। तो याद कर लीजिए 20, 50 और 30, ठीक है। तो ये पूरे भारत पे 100% क्षेत्र पर लागू हो गया। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। अब इनका जो प्रभाव है उसको देख लेते हैं। देखिए, पारंपरिक जो अर्थव्यवस्था थी भारत में वो नष्ट हो गई। कृषि में कृषि में यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए साफ दिख नहीं रहा है। कृषकों की दरिद्रता आ गई, ठीक है। कृषि का वर्गीकरण भी किया गया। पुराने जमींदार का पतन किया गया और नए जमींदार इस समय आ गए, ठीक है। तो ये जो तीनों भू राजस्व व्यवस्था थी इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की जो श्रेष्ठतम पुस्तक है इंडिया टुडे, रजनी पामदत्त के द्वारा लिखी गई है। तो अगर चाहें तो ये याद कर लीजिए, वैसे बहुत जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रख लीजिए कि इंडिया टुडे रजनी पामदत्त, ठीक है। और ये किसके ऊपर लिखी गई है? तो भैया औपनिवेशिक भारत के ऊपर लिखी गई थी, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। 1854 ईस्वी में अगर देखें तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, 1854 ईस्वी में अगर यहाँ पर देखें तो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री कवासी डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। तो बस इतना ध्यान रखिए, 1854 में कवासी डाबर जी के द्वारा सूती वस्त्र की फैक्ट्री भारत में स्थापित की गई थी। बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। और ये बॉम्बे में स्थापित की गई थी। भारत का प्रथम चाय बागान 1833 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये भी फैक्ट अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अब 1855 ईस्वी में भारत का प्रथम जूट मिल बनाया गया था सेरामपुर। ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में सेरामपुर। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि 1855 ईस्वी में सेरामपुर पश्चिम बंगाल में भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना की गई थी, ठीक है। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना चेन्नई में खोला गया था, तमिलनाडु में, 1904 ईस्वी में। यानी कि इसको भी ध्यान रख लीजिए। 1907 ईस्वी में टेस्को, यानी कि जो आप टाटा अभी नाम सुनते हैं, टेस्को की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक जे.एन. टाटा जी थे, ठीक है। जे.एन. टाटा जी टेस्को की स्थापना करते हैं 1907 ईस्वी में, ठीक है। भारत में पहली कागज मिल की स्थापना 1859 ईस्वी में की गई थी, विलियम कैरे के द्वारा बंगाल में स्थापित किया गया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कुटीर उद्योगों के लिए ये है, इसके लिए तो कुटीर उद्योगों के लिए ये है भैया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और या तो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है या फिर ये पूछे कि ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में आर्थिक शोषण की भावना से सड़कें, पुल, रेलवे, डाक तार, बंदरगाह का निर्माण, सिंचाई योजनाएं तथा बैंक आदि का निर्माण किया था। अब इसको समझिए कि भारत में जो अंग्रेज है ना, ये सब चीज़ों का विकास क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण करना चाहते थे। बस इसी के लिए भारत में सड़कें, पुल, रेलवे, डाक तार, बंदरगाह वगैरह बनाया जा रहा है, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। और आगे बढ़िए, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक 1895 ईस्वी, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895 ईस्वी में की गई थी। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 ईस्वी में, इंडियन बैंक 1907, सेंट्रल बैंक 1911, द बैंक ऑफ मैसूर 1913 ईस्वी तथा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुनकर आप लोग को कुछ याद आ रहा होगा, 1921 में इसको स्थापित किया गया था। अवध कमर्शियल बैंक, ये कब? तो 1881 ईस्वी में, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग है ना, इसका पतन कैसे होता है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों का जब विकास हो जाता है तो भारत में जो कुटीर उद्योग होते हैं वो नष्ट होंगे ना। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति होती है। कब? तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाती है। भारतीय कुटीर उद्योग और शिल्प का नुकसान बहुत तेजी से होता है। विनिर्मित वस्तुओं के आयात में वृद्धि होती है। भारतीय कच्चा माल का बहुत तेजी से दोहन होने लगता है। कर मुक्त व्यापार भारत में हर जगह
टैक्स फ्री व्यापार होने लगा, क्योंकि जब सारी चीज़ें इंग्लैंड से बन करके भारत में आएंगी तो हर जगह भारत में जब आएंगी तो कुछ भी हो तो विदेशी वस्तु है, इस पर कर लगना चाहिए। तो यहाँ पर हर जगह देखा जाए तो आयात में वृद्धि होती गई और जो व्यापार है ये मुक्त कर दिया गया है भारत में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो भारत में जो कुटीर उद्योग है, हस्तशिल्प कला है, ये सारी चीज़ें नष्ट होने लगी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग जानते हैं कुछ प्रथाएं, जैसे ददनी प्रथा हो गई, तीन कठिया प्रथा हो गई, और अगर हाँ ये दो जो भारत में प्रथाएं चली आ रही थी कृषि के लिए, इनका भी देखा जाए तो क्या रोल है इसमें देख लेते हैं हम लोग। अगर इसके बारे में हम लोग देखें ना, तीन कठिया पद्धति होती क्या है। तो इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार वाले क्षेत्रों में किसानों का अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की कृषि करना अनिवार्य कर दिया गया। अब ये समझिए, मान लीजिए कि एक ये क्षेत्र है, इस पे मतलब कि 3/20 भाग पर, मतलब छोटे भाग पर नील की खेती करना जरूरी कर दिया गया। और ये कहाँ पे किया गया, तो चंपारण वाले क्षेत्रों में, बिहार में, ठीक है। इसीलिए चंपारण आंदोलन भी होता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण आंदोलन होता है ना, तो यही इसीलिए यहीं पे बिहार में होता है, तीन कठिया पद्धति को ही खत्म करने के लिए। 3/20 भाग पर यहाँ पर देखा जाए तो नील की कृषि करना अनिवार्य कर दिया गया था, इसी को तीन कठिया पद्धति कहते हैं। अभी आएगा अगर वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गांधी जी का जो प्रथम आंदोलन होता है, मतलब प्रथम जो सत्याग्रह होता है वो यहीं पर होता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं ददनी प्रथा क्या होती है। ददनी प्रथा के अगर बारे में हम लोग देखें तो ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादों, कारीगर शिल्प आदि के निर्माण माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। तो पहले ही यहाँ पर देखा जाए तो ददनी प्रथा क्या होती थी, पहले ही यहाँ पर देखा जाए निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में पैसे वगैरह दे दिए जाते थे, तो उसी के बारे में है ये ददनी प्रथा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और आगे देख लेते हैं भारत में धन निकासी का जो सिद्धांत है ये क्या है। तो धन निकासी का जो सिद्धांत है ना, इसके बारे में अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का प्रतिपादन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा किया गया था। धन निकासन का सिद्धांत इसी को बोला जाता है। एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में ये प्रकाशित होती है। ये देखा जाए तो 2021 के यूपीपीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न है, जो ध्यान रखिएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कब प्रकाशित होती है, तो 1901 में प्रकाशित होती है। दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक है ये। चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दादा भाई नौरोजी जी ने 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभा में इंग्लैंड डेप टू इंडिया, ये एक पुस्तक है, नामक शीर्षक से एक लेख पहली बार धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत पहली बार इंग्लैंड डेप टू इंडिया, जो नौरोजी जी की किताब है, 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में आयोजित एक मतलब कि इंडिया एसोसिएशन था, उसी के द्वारा किया गया था, ठीक है। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत यानी इंग्लैंड डेप टू इंडिया, 2 मई 1867 लंदन में आयोजित हो रहा था संस्था एक, दादा भाई नौरोजी सिंह में ये सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा। अगला जो है उसको देख लेते हैं। आगे यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं ये क्या है। द वंस एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 ईस्वी, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 के तहत धन के निष्कासन का सिद्धांत की व्याख्या की गई है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखिए, जो ये फैक्ट है ना, ये तीनों किताब, द वंस एंड मीन्स ऑफ इंडिया एक हो गई, ये 1870, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, 1870, ठीक है। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871, एक वर्ष के बाद, और यहाँ पे देखा जाए तो 29 वर्ष के बाद, अन द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो तीनों पुस्तक है ना, ये भारत में मतलब कि भारतीयों के द्वारा धन के निष्कासन सिद्धांत पर आधारित है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताब, तीनों का नाम ध्यान रख लीजिएगा। प्रश्न बन सकता है कि इसमें से कौन सी नहीं है, या फिर ये कब कब आई थी, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय जो हैं उनका नाम दादा भाई नौरोजी जी है, उनको ध्यान रख लीजिएगा। 1892 ईस्वी में यहाँ पे लिबरल पार्टी से इनको टिकट मिलता है, इंग्लैंड में ये पार्टी थी उस समय,
लिबरल पार्टी, मतलब कि उस समय तो ब्रिटिश हाउस में हाउस ऑफ कॉमन्स के रूप में इनको चुना गया था, दादा भाई नौरोजी जी को, मतलब चुनाव लड़कर के वहाँ की असेंबली में ये पहुंच गए थे 1892 ईस्वी। बस इतना ध्यान रख लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रवादी इतिहासकार जो आरसी दत्त हैं, उनकी पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है भारत में आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। ये किसकी है? तो आरसी दत्त की है। ठीक है, इतना ध्यान रख लेंगे, काम बन जाएगा। जॉन सुलिवान ने कहा था कि हमारी प्रणाली बहुत स्पंज की तरह कार्य करती है। ये एक अंग्रेज लेखक है। उसके द्वारा ये बोला गया कि जो इंग्लैंड की प्रणाली है ना, ये गंगा के तट से सभी अच्छी चीज़ों को क्या कर लेती है? तो सोख लेती है। और इंग्लैंड में एक टेम्स नदी बहती है, उसके तट पर जाकर के निचोड़ देती है। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ से निर्यात करके इंग्लैंड भेज दिया जाता है। और नदी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र दोनों जगह है। तो भारत की जो गंगा नदी है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, तो यहाँ से जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर उसको जा करके निचोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिएगा, ये जॉन सुलिवन का वक्तव्य है एक। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। हमने कल के लेक्चर में, मतलब इससे पहले वाला जब लेक्चर देखेंगे ना, तो वहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी गलत बता दी गई है, उसको यहाँ से क्लियर कर लेंगे हम लोग। फैक्ट्री अधिनियम यानी कारखाना जो अधिनियम है ना, इसको मैंने जो तीसरा कारखाना अधिनियम है उसको 1903 बता दिया, तो उसको काट लीजिएगा, वो गलत है। तीसरी बार जो कारखाना अधिनियम आया था ये आपका 1911 में आया था। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से सही कर लीजिए। चलिए, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में आया था, रिपन के समय। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रिपन के समय इसको प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। इस प्रथम कारखाना अधिनियम में हुआ क्या था कि 7 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं ना, उनको पूरी तरीके से कारखाना में प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये समझिए, 7 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या हुआ, तो उनके कार्य करने की जो अवधि है वो कम करके 9 घंटा फिक्स कर दी गई। ठीक, दूसरी बात ये समझिए, 2 हो गया। और एक दिन में तो 9 घंटे तक कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनको महीने में 4 दिन की छुट्टी भी देनी अनिवार्य कर दी गई। ठीक है, यानी संडे हो गया, 4 संडे एक हफ्ते महीने में पड़ता है ना, तो वही है ये। ठीक है, अब आइए, दूसरा जब कारखाना अधिनियम आया तब क्या हुआ भैया, इसके बारे में देख लेते हैं। ये लैंसडाउन के समय आया था। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा ये लाया गया था दूसरा कारखाना अधिनियम। जरा पहला जो कारखाना अधिनियम है ये तो रिपन दे ही दिया। ठीक है, दूसरा जो कारखाना अधिनियम है किसके समय में आया था, इसको जरा कमेंट करके बताइएगा। 1891 ईस्वी है, यहाँ पे भी लैंसडाउन दे दिया गया। चलिए देख लेते हैं। अब इसमें दूसरा जब कारखाना अधिनियम आया तो उसमें हुआ क्या, उसमें हुआ ये कि जो 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उसको पूरी तरीके से प्रतिबंध इसमें भी कर दी। 7 वर्ष था, पहले वाले में 7 वर्ष था, दूसरे वाले में 9 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब फिर दूसरा काम क्या हुआ इसमें, 9 से 19 वर्ष के जो आयु के लोग हैं उनको देखा जाए तो एक दिन में 7 घंटे की कार्य अवधि निर्धारित की गई। अब 24 घंटे में ये केवल 7 घंटे कार्य कर सकते हैं 9 से 19 साल के जो युवा हैं। ठीक है, इनको ध्यान रख लीजिएगा। तीसरी बात इसमें क्या होती है, महिला कर्मियों को रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कार्य करने पर रोक लगा दी गई। जैसे कि अभी भारत में ये चीज़ें बनी हैं। ठीक है, यानी कि 8 बजे के बाद जैसे महिलाएं अपने जहाँ पे कार्य वगैरह करती हैं तो नहीं रुक सकती, तो इसी तरीके से यहाँ भी पहले देखिए, अब ये 1891 का है, अंग्रेजों के समय बनाया गया था, भारत में अभी बना है ये, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। रात्रि 8 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कोई भी महिला कर्मी जो है उसको कार्य नहीं करवाया जाएगा, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि रोक लगा दी गई। ठीक है, इस बात को समझिए। चौथी बात इसमें ये बताई गई कि इनकी जो कार्य अवधि है वो 11 घंटे तय की गई। ठीक है, चलिए, तीसरा कारखाना अधिनियम जो थोड़ा गड़बड़ हुआ था इसको ठीक कर लीजिए। 1903 नहीं है, 1911 है। ये हार्डिंग के समय में आया था। ठीक है, हार्डिंग बम कांड, और यहाँ पे देखा जाए तो इनके समय में ही दिल्ली दरबार वगैरह, ये सारी चीज़ें तो आप लोग पढ़े ही होंगे, जानते ही होंगे। ठीक है, तो तीसरा जो कारखाना अधिनियम आया था 1911 में आया था, हार्डिंग के समय। बच्चों को शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कार्य करने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। चौथा कारखाना अधिनियम कब आया, ये आया 1922 ईस्वी में। ठीक, इसको ध्यान रख लीजिए। ये रीडिंग के समय में आया था, लॉर्ड रीडिंग के समय। 12 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं ना उनकी कार्य अवधि 6 घंटे तक निर्धारित की गई। अब वो मतलब कि एक दिन में मैक्सिमम 6 घंटे ही कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं।
चौथा कारखाना अधिनियम हो गया था। अब पांचवा का जो कारखाना अधिनियम है इसको देख लेते हैं ये क्या है। देखिए, ये आपका विलिंगडन के समय में आया था 1934 ईस्वी में। और मौसमी तथा सदैव कार्यशील जो कारखाने होते हैं उसमें विभेद करना स्थापित कर दिया गया। कुछ कारखाने होते हैं जो केवल मौसम के समय में बंद हो जाते हैं, मतलब कुछ बरसात वगैरह के मौसम में बंद हो जाते हैं, और कुछ हमेशा चलते रहते हैं, तो उसको अलग अलग किया गया, विभेद किया गया। ठीक है। या फिर और इसमें कार्य क्या किया गया कि वयस्क श्रमिकों की जो कार्यावधि है वो 11 घंटे तक निश्चित की गई, यानी कि 24 घंटे में 11 घंटे ये कार्य कर सकते हैं। श्रमिकों के विश्राम के लिए चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है। अब छठवां कारखाना अधिनियम के बारे में पढ़ लेते हैं, सबसे आखिरी यही है। इसको देखिए, ये आपका वेबल के समय में लागू किया गया था 1946 ईस्वी में। इसमें हुआ क्या था, जो श्रमिकों की 11 घंटे की अवधि थी ना, उसको घटा करके अब 9 घंटे कर दिया गया। अब मैक्सिमम कोई भी व्यक्ति 9 घंटे दिन भर में कार्य कर सकता है। 200 से अधिक श्रमिक वाले स्थान पर कैंटीन की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है। मान लीजिए किसी फैक्ट्री वगैरह में 200 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं और वो खाना खाने के लिए कहीं दूर वगैरह जा रहे हैं, तो अगर 200 से ज़्यादा लोग हैं तो उनके फैक्ट्री में ही कैंटीन बनाने की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो 1857 की क्रांति है इसको देखेंगे। ठीक है। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें जो पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट दिया गया उसको देख लेते हैं। 1857 की क्रांति से पहले भारत में अनेक छोटे मोटे विद्रोह तो हो चुके थे। ब्रिटिश सेना में सेवारत जो भारतीय सैनिक है उसका पहला सैनिक विद्रोह 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुआ था। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। ठीक है। जरा कमेंट करके बताइएगा, जॉर्ज बार्ले था। चलिए, तो बार्ले के समय में ये हुआ था 1806 में सिपाही विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये पहला हुआ था, कहने का मतलब एक तरीके से सिपाही ने विद्रोह किया था तो बहुत बड़ा विद्रोह था। ठीक है। लेकिन 1857 की क्रांति से पहले एक विद्रोह ये हो चुका था। दिसंबर 1856 ईस्वी में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने पुराने जो लोहे की बंदूक थी ना, ब्राउन ब्रेस, उसके स्थान पर एक नई बंदूक डाल दी लोगों के बीच में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इनका नाम था नवीन एनफील्ड राइफल। ठीक है। तो नई एनफील्ड राइफल आ गई बीच में। तो अगर हम लोग इसके बारे में देखें, 1857 के विद्रोह का मुख्य तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है। अब जो नई एनफील्ड राइफल आई थी ना, उसमें जो गोली डाली जाती थी उस पर कारतूस जो था उस पर क्या हुआ था कि चर्बी लगी होती थी, गाय और सूअर की। ठीक है। इसके द्वारा गाय और सूअर, आप लोग जानते हैं कि धार्मिक कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। गाय की अगर चर्बी लगी रहेगी तो हिंदू, यहाँ पे देखा जाए, मुंह से उसको खोलना पड़ता था जो कारतूस थे, तो हिंदू ने मना कर दिया और सूअर मुसलमानों ने मना कर दिया। ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे इस कारतूस को नहीं खोल रहा था, इसी के लिए विद्रोह हो गया। ठीक है। क्योंकि लोग सोच रहे थे कि धर्म भ्रष्ट करवा देंगे अंग्रेजों की शोषणकारी जो आर्थिक नीतियाँ थी, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव से 1857 में विद्रोह बहुत तगड़ा होता है। ठीक है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन पामस्टन था। ठीक है। विस्काउंट पामस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो सिंबल था कमल और रोटी था। ठीक, ये चीज़ें ध्यान रख लीजिए। सबसे पहला जो विद्रोह का शुरुआत हुआ था वो मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को, ये चीज़ें ध्यान रख लीजिए। ठीक है। और सबसे अधिक मतलब कि जो सैनिक थे इस विद्रोह में वो अवध के थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लीजिए, अवध राज्य के थे। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो कैनिंग था। अब देखा जाए तो डलहौजी दोबारा से चला जाता है, लेकिन डलहौजी की जो राज्य हड़प की नीति थी उससे या फिर इसके अन्य जो कार्य थे उन सभी से परेशान होकर के 1857 की क्रांति हुई। उससे पहले ही ये 1856 ईस्वी में चला जाता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, डलहौजी। अब इसमें कैनिंग आ जाता है। कैनिंग के समय एक बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता है 1857 के। अब यहाँ पे 1858 का एक्ट आता है, कैनिंग को वायसराय बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे ना। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो भारत में गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था उस समय, और उसमें कौन था, तो कैनिंग था। ठीक, चलिए ध्यान रख लीजिएगा। और आगे देख लेते हैं। कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना लिया था उस समय। ठीक है। तो 1857 की क्रांति में आपातकाल मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तो इलाहाबाद में बनाया गया था। ठीक, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, चलिए और आगे देख लेते हैं क्या है। आगे कह रहा है कि 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह
जफर। हाँ तो ठीक है, मुगल जो बादशाह है बहादुर शाह जफर थे उस समय 1857 की क्रांति के समय बख्त खां को इन्होंने अपना नेतृत्वकर्ता नियुक्त कर दिया था। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे। ठीक 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटी इन्फेंट्री जो पश्चिम बंगाल में थी परगना जिले में, वहाँ पे मंगल पांडे जी ने विद्रोह कर दिया था। और वहाँ पे एक सार्जेंट मेजर था, मेजर बग, उसकी हत्या कर दी थी गोली मार करके। ठीक है, हत्या कर दी। और मेजर सार्जेंट ह्यूस्टन को गोली मारकर यहाँ पे देखिए मेजर बग और मेजर सार्जेंट, ठीक है, इन दोनों की गोली मार करके हत्या मंगल पांडे जी के द्वारा कर दी गई थी। 29 मार्च 1857 की क्रांति यहीं से प्रारंभ होती है। मार्च 1857 में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर था। ये नहीं पूछेगा, इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए 10 मई 1857 को मेरठ में देखा जाए तो कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेविट था। कौन था? तो जनरल हेविट था। कहाँ पे? दिल्ली में। ये मेरठ से प्रारंभ होता है तो मेरठ में ही पूछ रहा है। मेरठ में कौन था? तो जनरल हेविट था। ठीक, चलिए और आगे देख लेते हैं। विद्रोह के समय कानपुर में कमांडिंग ऑफिसर सर ह्यू व्हील थे। कानपुर में कौन था? तो ह्यू व्हील थे। ठीक है, ह्यू व्हीलर थे, ह्यू व्हीलर नाम याद कर लीजिए। कानपुर में जब 1857 की क्रांति हुई ना, तो कहाँ कहाँ कौन कमांडर नियुक्त था उसके बारे में यहाँ पे बातें चल रही हैं। जैसे मेरठ में हैविएट था, कानपुर में और यहाँ पे ह्यू व्हीलर था। और आगे देख लेते हैं, लेफ्टिनेंट बीवोली दिल्ली में था। देखा जाए तो ये शस्त्रागार का कार्यवाहक उस समय का था। तो कौन कौन अंग्रेज जो मुख्य हैं, क्योंकि इस विद्रोह को बहुत तगड़े से दबा दिया गया था ना 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो कौन कौन कमांडिंग ऑफिसर कहाँ कहाँ नियुक्त थे उन सभी के बारे में बताया गया। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे देखा जाए तो कुछ जो अंग्रेज हैं कमांडिंग ऑफिसर उनकी मृत्यु भी होती है और ये विद्रोह को दबाने में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। तो वही इसमें बताया गया कि कौन कौन कहाँ पे नियुक्त था। ठीक है, चलिए। मंगल पांडे जी के द्वारा 8 अप्रैल 1857 को मतलब मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 29 मार्च को ये कैप्टन मतलब मेजर बग और मेजर सार्जेंट को गोली मारते हैं 29 मार्च को। ठीक है, ध्यान रखिए। और इनको मार्च के बाद 8 या 9 दिन के बाद, मान लीजिए 10 दिन, क्योंकि ये आपका 29 मार्च है, 29 मार्च के बाद 8 दिन के बाद, यानी कि मार्च 31 का महीना होता है, तो 8 2 10 दिन के बाद इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा मंगल पांडे जी को। ठीक, 1857 के विद्रोह के समय यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:5 का था। ठीक, अब ये बंगाल में जब 1857 की क्रांति मान लीजिए कि हो जाती है, तो बंगाल और अवध वाले क्षेत्रों में एक कमीशन बनता है, शायद पील आयोग बनता है, पील आयोग। तो इसमें इनका अनुपात बढ़ा दिया जाता है। 1:5 का है, देख रहे हैं, एक अंग्रेज पर 5 भारतीय। उस समय क्या हो जाएगा कि 3 भारतीय रहेंगे और 2 अंग्रेज रहेंगे जब पील आयोग बनता है और सैनिक सुधार के लिए बनाया जाता है पील कमीशन 1857 की क्रांति के बाद। तो इस समय इनकी जो प्रतिशत संख्या है वो बढ़ा दी जाती है। लेकिन 1857 से पहले कितना का था? तो 1:5 का था। विद्रोह के पश्चात सैनिकों का अनुपात बंगाल में 1:2, विद्रोह के बाद 1:2 कर दिया गया। ठीक है, और मद्रास में तो देखा जाए बम्बई में 2:5 कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 2 भारतीय 1 अंग्रेज हो जाएगा। कहाँ पे? बंगाल वाले क्षेत्रों में। अब यहाँ पे देखा जाए तो 5 भारतीय 2 अंग्रेज हो जाएगा बम्बई और मद्रास वाले क्षेत्रों में। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा, मतलब विद्रोह के बाद वाली चीज़ें हैं। ठीक है, विद्रोह के पश्चात है ये। और आगे बढ़िए। द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 के अनुसार घोषणा की गई कि युद्ध के लिए भारतीय सैनिकों को समुद्र पार विदेश जाना है। एक जनरल आया था, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ देते हैं। द जनरल सर्विस इस यहाँ पे इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 आया था। ठीक है, क्या हुआ था कि जो भारतीय सैनिक है उनको विदेश भेजा जाएगा, समुद्र पार भेजा जाएगा युद्ध वगैरह लड़ने के लिए। ठीक है, 1857 के विद्रोह से संबंधित सबसे पहले जो घटना है सैनिक विद्रोह का लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारतीय बादशाह नियुक्त किया गया। तो 10 मई को और मेरठ में क्रांति होती है, ये 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं, बहादुर शाह जफर को राजा नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि भारत का बादशाह नियुक्त कर देते हैं। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख कारण है, ये सब तो मेंस में पूछा जाएगा, लेकिन छोटा छोटा अगर कारण यहाँ पे होता तो देख लेते हैं। चलिए देख ही लेते हैं। राजनीतिक कारण अगर यहाँ पर देखें तो मुगल सत्ता को देखा जाए तो कंपनी के द्वारा मुगल सत्ता को
अधिकृत कर लिया गया, यानी मुगल सत्ता समाप्त कर दी गई थी कंपनी के द्वारा। वेलाजली की सहायक संधि बहुत चरम पर पहुंच गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये सहायक संधि हो गई थी। और डलहौजी राज्य हड़प नीति से बहुत परेशान कर दिया था, ठीक है, जिसको गोद नीति भी बोला जाता है। आगे देसी राजाओं और शासकों को उपाधियों से वंचित कर किया जाने लगा, लोगों को पेंशन दी जाने लगी, लोगों को अपने मुख्य स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर भेजा जाने लगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। भूमिपति और जमींदारों की जमींदारी भी जब्त होने लगी। आर्थिक कारण देख लेते हैं, ये तो राजनीतिक कारण था। आर्थिक कारण क्या था? भू राजस्व नीतियाँ बहुत ज़्यादा पूरे भारत पर देखें नहीं, 100% भारत पर भू राजस्व नीतियाँ लागू हो गई थी, ठीक है। तो उससे लोग परेशान थे। कृषक, श्रमिक, इन लोगों की दयनीय स्थिति हो गई थी, क्योंकि 1857 के बाद यहाँ पे देखा जाए तो भारत की जो शिल्प कला है वो भी नष्ट हो रही थी, ठीक है। तो ये सब देखा जाए तो आर्थिक कारण में आ जाएंगे। देखिए वही चीज़, उद्योग और शिल्प का पतन हो गया था। अकाल और महामारी बहुत तेजी से फैल रही थी। भारतीयों पर करों का आधिकारिक बोझ पड़ने लगा था, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय कर बहुत ज़्यादा लेने लगे थे। कंपनी की कर मुक्त व्यापार प्रणाली, धन भारत से बाहर जाने लगा था। धन निष्कासन का सिद्धांत तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। और आगे देखें तो भारतीय धन संपदा, खनिज और संसाधन का दोहन बहुत तेजी से होने लगा था। सामाजिक और धार्मिक कारण अगर हम लोग यहाँ पर देख लें क्या है ये, तो भारतीय रीति रिवाज और परंपरा में अंग्रेज बहुत तेज हस्तक्षेप करने लगे थे, बहुत ज़्यादा ही। ईसाई धर्म का प्रचार अग्रेसिव रूप से ये लोग कर रहे थे। पश्चिमी संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहे थे और भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहे थे सब, ठीक है। बांटो और राज करो की नीति भी ला दिए थे। रंग भेद की भी नीति थी, आप लोग देखे ही भी होंगे। व्हाइट कम कम विद्रोह होता है, श्वेत विद्रोह होता है, इन सब कारण के कारण यहाँ पे जो श्वेत विद्रोह हुआ था, इन सब के बारे में भी आप लोग देखे ही होंगे। आगे देख लेते हैं, सैनिक कारण क्या था? तो सैनिक चर्बी लगे कारतूस को मुंह से नहीं खोलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। इनको अगर देखा जाए तो जो भारतीय प्रतीक या फिर धार्मिक परंपरा है उसकी अवहेलना करते थे, ठीक है। और क्या करते थे, तो यहाँ पर देखा जाए विदेश यात्रा भी करवा रहे थे, समुद्र पार करवा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो सैनिक कारण में आ जाएंगी। अब देख लेते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका प्रमुख केंद्र कौन कौन सा था, क्योंकि अभी ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट आके फैक्ट के रूप में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे केंद्र सबसे पहले मिलेगा, फिर विद्रोही नेता, उस समय के नेता कौन थे जो विद्रोह कर दिए थे अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्रों से जो विद्रोह किए गए थे, उसमें नेता कौन कौन कहाँ से विद्रोह किया था, ठीक है, कब किया था, डेट एग्जाम में पूछ लेता है अरेंज करने के लिए, ध्यान रखिएगा। और किस अंग्रेज के द्वारा उस विद्रोह को दबाया गया था वो, और उसकी तिथि, किस डेट को ये दबाया गया था विद्रोह। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय जो अपना बख्त खां के द्वारा, मतलब बख्त खां को अपना देखा जाए तो नेतृत्वकर्ता नियुक्त किया गया था बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा। तो बख्त खां यहाँ पे मुख्य होते हैं, दिल्ली से बख्त खां लड़ते हैं। 11 मई 1857 को विद्रोह करता है बख्त खां, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब इस विद्रोह का दमन निकोलसन और हडसन के द्वारा होता है, ठीक है, दिल्ली में निकोलसन और हडसन। डेट क्या है, तो 20 सितंबर 1857। 11 मई को ये विद्रोह होता है, 20 सितंबर को ये विद्रोह पूरी तरीके से दबा दिया जाता है, किसके द्वारा, तो निकोलसन और हडसन के द्वारा, ठीक है। अगर हम लोग आगे देखें यहाँ पे लखनऊ, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल सभी लोग जानते हैं। 30 मई को यहाँ पे विद्रोह हुआ था लखनऊ में। कलिन कैम्पबेल, ये इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताएंगे कि इसकी मृत्यु भी हो गई थी, शायद हुई थी। तो ये आपका मार्च 1858 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा देता है लखनऊ वाले, ठीक है। झांसी में विद्रोह रानी लक्ष्मीबाई जी कर रही थी, सभी लोग जानते हैं। 5 जून 1857 को प्रारंभ होता है। हीरोज विद्रोह को दबा देता है 17 जून 1858 ईस्वी। कब? 1858, 57 नहीं, 58 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कानपुर में नाना साहब होते हैं 5 जून 1857। इस विद्रोह को 1857 में 6 दिसंबर को दबा दिया जाता है। कोलिन कैम्पबेल होता है, ठीक है, जो कि लखनऊ वाला ही है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ये लखनऊ वाला ही है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। चलिए, जगदीशपुर यहाँ पे, ये बिहार में, कुंवर सिंह यहाँ से लड़ रहे थे। मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर इस विद्रोह को दबा दिए थे दिसंबर 1858 में, यानी कि 1 वर्ष से ज़्यादा ये विद्रोह चला था। 12 जून 1857 को चलता है, दिसंबर 1858 में इसको दबाया जाता है, यानी कि 1 साल 6 महीना, ठीक। चलिए, फैजाबाद में तो भैया मौलवी अहमदुल्ला, इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, डंका शाह इनको बोला जाता है। अंग्रेज तो इनके ऊपर 50,000 रुपये का उस समय देखा जाए तो इनाम भी रख दिए थे, ठीक है। जून 1857 ईस्वी को कैंपेल के द्वारा
ये आपका फैजाबाद का जो युद्ध है इसको दबा दिया गया था 5 जून 1858 को। ठीक, कब? 1858 है ये। बरेली में विद्रोह खान बहादुर खान कर रहे थे। जून 1857 में विद्रोह करना प्रारंभ किए। कैम्पबेल इनको भी इस विद्रोह को दबा देता है 1858 ईस्वी में। ठीक है। इलाहाबाद में लियाकत अली होते हैं, सभी लोगों को पता होगा। कर्नल नील इस विद्रोह को दबाता है 1858 ईस्वी में। फतेहपुर, इसको याद कर लीजिए, ये आपका सब बाकी याद होगा, इसको याद कर लीजिए। फतेहपुर में अगर यहाँ पर देखा जाए तो अजीमुल्ला के द्वारा ये विद्रोह होता है 1857 और जनरल रेनार्ड के द्वारा 1858 में इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे 1857 के विद्रोह के स्थानीय नेता कौन कौन से थे? तो मेरठ से कदम सिंह थे, बागपत से सहमल जी थे। ठीक है। हरियाणा से राव तुलाराम थे और संबलपुर से सुरेंद्र शाही। ठीक, ये याद कर लीजिएगा, बाकी अन्य जो चीज़ें हैं वो तो आपको याद ही होंगी। कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो शायद हाँ यहाँ से मिल जाए, तो देख ही लेते हैं। हाँ, सुल्तानपुर से शहीद हसन, गोरखपुर से गजाधर सिंह ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व किया था। मथुरा से आपका देवी सिंह थी, इनको याद कर लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद से सेनाजी पंत, और ये मथुरा वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोल्हापुर ये आपका कहाँ है तो कमेंट करके बताइएगा, महाराष्ट्र में ये। अन्नाजी फडणवीस तान्या मोहते के द्वारा ये कोल्हापुर विद्रोह हुआ था। मंदसौर ये मध्य प्रदेश में है। शहजादा हुमायूं फिरोज शाह के द्वारा ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये 1857 का विद्रोह। सतारा से तो रंगो बाबूजी और गुप्ते। असम से मनीराम दत्त, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, असम से मनीराम दत्त ये पूछा जाता है। मद्रास में गुलाम गौस। कोयम्बटूर में चलिए कोयम्बटूर में तो यहाँ पे मुलबग स्वामी। केरल में आ जाइए तो विजय कुदरत कुंजी और मामा मुल्ला सचिव कौन, नाम याद कर लीजिएगा। मणिपुर में नरेंद्र जीत। ठीक, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही, ये ऊपर शायद पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और उज्जवल शाही, उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही उड़ीसा से थे। ठीक है, शाही याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। अहुआ ये राजस्थान में है, ठाकुर कौशल सिंह के द्वारा नेतृत्व यहाँ पे किया गया था। कोटा राजस्थान में तो जयदयाल और हरदयाल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। पंजाब में कौन थे? तो वजीर खां थे। ठीक है, पंजाब वाला भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम 1857 के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें ध्यान रख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ सेन 1857 की क्रांति से किस प्रकार जुड़े हैं? तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ये 1857 की क्रांति के भारतीय मतलब कि इतिहास करता है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ सेन इनका नाम है, एसएन सेन के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको ऐतिहासिक रूप इन्होंने ही दिया था। अब 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तक वगैरह के बारे में यहाँ पे दी गई हैं चीज़ें, उसको देख लेते हैं। 1857 नामक जो पुस्तक लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी एसएन सेन के द्वारा, यही है। ठीक है, चलिए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये आपका सावरकर जी के द्वारा, सभी लोगों को पता ही होगा। ग्रेट रेबिलियन महान विद्रोह अशोक मेहता के द्वारा। इंडियन म्यूटनी ये आपका एटी एम्ब्री के द्वारा। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंडियन म्यूटनी। रिवोल्ट अवध रिवोल्ट क्या है? तो सुधांशु मुखर्जी। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आपका आरसी मजुमदार के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी ये आपका टीआर होम्स के द्वारा। ठीक, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी है ये होम्स के द्वारा लिखी गई है, कंफ्यूजन नहीं होना। रिबेलियन यानी 1857 मतलब 1857 का विद्रोह पीसी जोशी के द्वारा। सिविल रिबेलियन ये आपका बीएन चौधरी के द्वारा। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857-59। थियरी ऑफ द इंडियन म्यूटनी 1857-59, ये आपका भूषण चौधरी और एसबी चौधरी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857 एचपी चट्टोपाध्याय। और कौन है यहाँ पे? तो द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, 1857 के ऊपर सभी पुस्तक लिखी गई थी। 1857 के विद्रोह का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का था? तो यहाँ से देखिए प्री में तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर भी देख लेते हैं। कुछ इतिहासकार विद्वान हैं और उन लोगों के कथन क्या क्या है 1857 के ऊपर जो बोले गए हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए विपिन चंद्र ने क्या बोला था? तो विपिन चंद्र ने बोला था कि 1857 के विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का पूर्ण प्रयास करते हैं। ठीक, ये हो गया। एसएन सेन के द्वारा क्या बोला गया था? कि राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। उस समय राष्ट्रीयता तो थी नहीं, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ था। ठीक है, चल रहा था।
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का संग्राम था। बी एस चौधरी जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सैन्य और जो असैन्य संतोष है ना, उसको एक साथ मिलाने का ये परिणाम माना जाता है 1857 का विद्रोह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बी एस चौधरी जी ने बताया था कि जो सैन्य होते हैं और जो असैनिक है, इन दोनों में असंतोष बढ़ा, और यहाँ पर देखा जाए तो इसी का परिणाम 1857 का विद्रोह हो गया। ठीक है। टी आर होम्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, ये सभ्यता और बर्बरता के बीच के बारे में बात करते हैं। अब ये अंग्रेज हैं, तो ये बर्बर, भारतीयों को बर्बर बता रहे हैं, अंग्रेज को सभ्य बता रहे हैं। तो उनके बीच में ये बोले कि ये संघर्ष हो गया। ठीक है, यानी सभ्य और बर्बर लोगों के बीच में संघर्ष हो गया। ये टी आर होम्स ने बोला है, ये अंग्रेज थे। और आगे देख लेते हैं, एल ई आर रीज, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने बोला है कि यह धर्मार्थों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ठीक है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध, जो भारत में धार्मिक लोग हैं उनके, और मतलब कि एक तरीके से धर्म के, मतलब कि धर्म से जोड़ दिया गया। ठीक है, किसने जोड़ा, तो एल ई आर रीज ने। और आगे देख लेते हैं आउटरम, इनके बारे में भैया क्या कहें, इनके बारे में देख लीजिए। इन्होंने क्या बोला, यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। भारत और हिंदू, मतलब कि हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। ठीक है, समझ लीजिए, यहाँ पे आउटरम की रिपोर्ट आई है। इसी की रिपोर्ट के आधार पर अवध को हड़पा गया था ना, तो ये पता होगा आप लोगों को। ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली, ये तो देखा जाए ब्रिटिश संसद तथा विपक्ष के नेता थे उस समय। इन्होंने राष्ट्रीय उत्थान कहा है। क्या कहा है, तो राष्ट्रीय उत्थान, मतलब कि भारत का जो राष्ट्रवाद है अब वो विकसित हो रहा है। ठीक, उसका विकास हो रहा है, तो राष्ट्रीय उत्थान यानी कि भारत में राष्ट्रवाद जग रहा है, इन्होंने बताया था। ठीक, चलिए। पी रॉबर्टसन, इन्होंने क्या बोला था, 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। तो इनके बारे में तात्कालिक कारण, अगर कोई पूछे कि तात्कालिक कारण के बारे में किसने चर्चा की है, तो पी रॉबर्टसन ने किया 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में। ठीक है, नेहरू जी क्या बताते हैं कि 1857 का विद्रोह सीमांती विद्रोह था। सीमांती विद्रोह था 1857 का विद्रोह, नेहरू जी बताते हैं। ठीक है, आरसी मजूमदार ये कहते हैं कि न यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक, ये जो सरकारी इतिहासकार हैं आरसी मजूमदार, उन्होंने कहा था। ठीक है, माफ कीजिए, सरकारी इतिहासकार तो कोई और था, आरसी दत्त थे। आरसी मजूमदार के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, चलिए। विनायक सावरकर, मतलब कि वी डी सावरकर के द्वारा क्या बोला गया था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 का विद्रोह। पूरन चंद्र जोशी, यह विद्रोह राष्ट्रीय और सामान्यतः जनता तक फैला हुआ विप्लव था। अशोक मेहता क्या कहते हैं, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। ठीक है, अशोक मेहता के बारे में आप लोग जानते हैं, पंचायती राज समिति वाले। ठीक है, आगे देख लेते हैं के मालसेन, और यहाँ पे मालेशन है, ये के मालेशन, ट्रेविलियन, इन लोगों के द्वारा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह माना गया था। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 1857 के जो विद्रोह हुआ था ना, सिपाही विद्रोह, उसका परिणाम क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 1857 का विद्रोह विफल रहा, लेकिन भारतीय राजनीति, प्रशासनिक, आर्थिक और ये सारी चीज़ें का इस पे तात्कालिक और दूरगामी परिणाम सिद्ध हुआ। यानी कि अब देखा जाए तो भारत का जो यहाँ पे गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसका पद समाप्त करके वायसराय बना दिया गया, तो परिवर्तन तो हुआ ही। ठीक है, 1858 का एक्ट आया, 1861 का एक्ट आया, इंपॉर्टेंट एक्ट। उसके बाद में भारत में साम्राज्य विस्तार पूरी तरीके से बंद कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, यानी कि धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसका जो प्रभाव है वो दूरगामी प्रभाव तो दिख ही रहा है। ठीक है, कंपनी के शासन का अंत हो गया, प्रशासनिक परिवर्तन, यानी कि प्रशासनिक चीज़ें अच्छे से की जाएंगी, राज्य विस्तार की नीति को परित्याग कर दिया गया, सेना का पुनर्गठन कर दिया गया, लोक प्रशासन में भारतीयों का प्रवेश बढ़ गया, भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हो गया। ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साम्राज्ञी विक्टोरिया की घोषणा, ब्रिटिश क्राउन शासन की स्थापना, 1857 के विद्रोह की असफलता के बहुत सारे कारण भी हैं। ठीक है, विद्रोह के प्रमुख तथ्य क्या है, तो इसको अगर हम लोग देखें, हाँ ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। 1857 के झंडा गीत की रचना अजीमुल्लाह ने की थी। अजीमुल्लाह खान नाना साहब के सलाहकार थे। 1857 के विद्रोह के समय तोप खाना का मुख्यालय मेरठ में था, ये पूछ सकता है, मेरठ में तोप खाने का मुख्यालय था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में दलित महिला झलकारी बाई ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो झलकारी बाई भी कहाँ से जुड़ी हुई थी, 1857 से जुड़ी हुई थी, दलित महिला थी। ठीक है, बेगम हजरत महल मोहब्बकरी
महक परी के नाम से जाना जाता था बेगम हजरत महल को, ठीक है, लखनऊ वाली, ठीक। 1857 के विद्रोह के दमन के लिए गोरखा, सिख, पंजाबी सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, ये पूछ सकता है। गोरखा रेजिमेंट तभी से बन रहा है, ठीक है, और पंजाबी जाट जाट रेजिमेंट भी आप लोग सुने होंगे शायद, है कि नहीं देख लीजिएगा। गोरखा रेजिमेंट तो है, जाट और यहाँ पे देखा जाए तो सिख, पंजाबी सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। आगे चल करके उन्हें सेना में भर्ती की प्रमुखता दी गई। यहाँ पे जाट नहीं है लेकिन गोरखा, सिख और पंजाबी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम तो सभी लोग को पता होगा। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम तो मणिकर्णिका है, ठीक है। मन्नू या फिर चबेली नाम से इनको जाना जाता था। हाँ, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल हीरोज जो वहाँ पे नेतृत्व कर रहा था, मतलब विद्रोह को दबा रहा था, उसने भारतीय क्रांतिकारियों में, जब इनकी देखा जाए तो भारतीय क्रांतिकारियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ये आप किसने कहा था, तो हीरोज ने कहा था, ठीक है। चलिए और आगे थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, 1857 के विद्रोह के बाद जो मेजर जनरल जोनाथन है, पील की अध्यक्षता में, यानी कि पील कमीशन बनाया गया था, वही जो चीज़ आगे हम लोग देखे थे। तो पील कमीशन यानी कि रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। सैनिक की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाने का सुझाव दिया गया, जबकि रॉयल कमीशन ने पाटो और राज करो तथा रेजिमेंट को जाति, समुदाय के धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। चलिए और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, 1857 के विद्रोह को उर्दू शायर जो मिर्जा गालिब है उन्होंने देखा था। गालिब का जन्म बार बार पूछ लेता है, आगरा में हुआ था और मृत्यु दिल्ली में हुई थी, ठीक है। और 1857 के विद्रोह के समय स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता की थी, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। लखनऊ में 1857 विद्रोह में हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा नील ने अपना जीवन खोया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लखनऊ में 3 अंग्रेजों की मृत्यु हुई थी, ये मेजर ही थे। पहला नाम ध्यान रखिए हेनरी लॉरेंस, दूसरा हैवलॉक और तीसरा जनरल नील, ठीक है। लॉरेंस, हैवलॉक और नील, इन तीनों की मृत्यु लखनऊ में हुई थी। विद्रोह के समय अवध का जो चीफ कमिश्नर था वो हेनरी लॉरेंस था, ठीक है। नाना साहब के दत्तक पुत्र दोंदू पंत, माफ कीजिए, बाजीराव पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, जिनको दोंदू पंत नाम से जाना जाता था। शायद मैंने नाना साहब का दत्तक पुत्र दोंदू पंत बोल दिया, यहाँ पे देख लीजिए, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। कानपुर में विद्रोह की शुरुआत इन्होंने की थी। कानपुर में वैसे अगर देखा जाए तो नगर वधु अजीजन ने विद्रोहियों की सहायता की थी, ठीक है, जो भारत में विद्रोह कर रहे थे लोग, तो उनकी सहायता की थी अजीजन ने, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला है यहाँ पे 20 सितंबर 1857 को मुगल शासक बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समकक्ष समर्पण कर दिया था, ठीक है। चलिए जनरल हडसन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हडसन ने बहादुर शाह के 2 बेटों को मिर्जा मुगल तथा मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और पोता मिर्जा अबू की दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार करके हत्या कर दी थी, ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हैं आप लोग। शायर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जहीर दहलवी ने 1857 के विद्रोह से संबंधित दास्तान ए गदर नामक पुस्तक लिखी थी। विद्रोह के समय कुंवर सिंह को बिहार का सिंह बोला गया था, ठीक है, कुंवर सिंह को बिहार का सिंह बोला गया था। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को लड़ी थी। मौलवी अहमदुल्ला जो यहाँ से थे फैजाबाद से, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिहाद का नारा भी दिया था इन्होंने। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे मौलवी अहमदुल्ला को पकड़े जाने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम भी रख दिया था। अंग्रेजों ने सिख, गोरखा एवं पठान सैनिकों की लड़ाकू जातियां घोषित कर दी थी, यानी कि सिख, गोरखा और पठान ये लड़ाकू जातियां हैं। अंग्रेजों ने इनको मतलब कि इनकी सहायता लेने के लिए इनको अच्छे अच्छे नामों से बुलाया, ठीक है, सिख, गोरखा और पठान, इनको तो लड़ाकू जातियां घोषित कर दी, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को कर दी थी, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद जब आपका 1858 का एक्ट आता है, उसी समय 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज के अधीन इसको बना दिया गया भारतीय प्रशासन को, ठीक है। चलिए भारतीय भाषा में 1857 के जो विप्लव हुआ था यानी क्रांति हुई थी उसके कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खां थे, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। तो 1857 की क्रांति यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हुई।
अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये इसमें भारतीय ज़्यादा हैं और भारतीय लोगों के द्वारा भारत में प्रयास भी किए गए थे, तो ये सब पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको हिंदू सुधार आंदोलन मिलेगा। हिंदू सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय जी, ब्रह्म समाज की स्थापना, इनको कौन भूल सकता है, यहीं से तो शुरुआत ही हुई थी, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनके बारे में अगर हम लोग देखें राजा जी के बारे में, तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। और देखिए इनके जन्म वगैरह के बारे में तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे, उतना ज़्यादा आप लोग उसको देख लीजिएगा। जन्म, ज्ञात भाषा, और यहाँ पे देखा जाए तो समाचार पत्र पत्रिका, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा जो समाचार और पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती थी उसका नाम संवाद कौमुदी है। बांग्ला भाषा में मिरातुल अखबार, अंग्रेजी और फारसी भाषा दोनों में होता था। 1822 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्मनिकल जो मैगजीन है, ब्रह्मनिकल, इसकी स्थापना की थी, मतलब कि देखा जाए तो प्रकाशित किया था इनके द्वारा। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। प्रमुख यहाँ पे जो पुस्तकें और रचनाएं हैं, इसमें तुफात उल मुहाउद्दीन, एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है, तुफात उल मुहाउद्दीन, इसको एकेश्वरवादियों को उपहार बोला जाता है। ये 1809 ईस्वी में थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, फारसी भाषा में प्रकाशित होती थी। प्रिंसेस ऑफ जीजस, जीसस का उपदेश प्रवचन 1820 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, और हिंदू उत्तराधिकार नियम 1822 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, कुछ इन्होंने संस्थाएं स्थापित की थी, इसके बारे में देख लेते हैं। वे वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 कलकत्ता में हुई थी। आत्मीय सभा बहुत बार पूछा गया है, 1814 और 15 में हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, वेदांत सोसाइटी और आत्मीय सभा दोनों कलकत्ता में हुई थी। पहले आत्मीय सभा हुई थी 1814-15 में, और 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, डेविड वेयर की सहायता से इन्होंने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में की थी। ठीक है, खुद। और ब्रह्म समाज, ये तो भैया भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसने नहीं पूछा होगा। 1828 ईस्वी में कलकत्ता में राजा जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए सुधारात्मक कार्य में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये सारी चीज़ें पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इनके जो प्रमुख सुधारात्मक प्रयास है, प्रयास किया गया था। और कुछ जगह पे यहाँ पर देखा जाए तो कुछ प्रथाओं को भी समाप्त किया गया था। देख ही लेते हैं। धार्मिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। एकेश्वरवाद, वेदांत का सत्य दर्शन, शिक्षा समानता और आधुनिकता पर बल, ये इम्पोर्टेंट है। सती प्रथा, सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी, यही इम्पोर्टेंट है सुधारात्मक कार्य में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। राजा राम मोहन राय जी को अंग्रेज जॉन डिग्बी ने अपना दीवान भी नियुक्त किया था शुरू में। ठीक है, पहले। चलिए और आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर के देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। कब? 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं। ठीक है, 1833 में इनकी मृत्यु होती है। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। जो अकबर द्वितीय है, भारत में इनको राजा की उपाधि दे करके इंग्लैंड भेजता है, तो वहीं पे ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसको ध्यान रखिए। अब हाँ, यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन राय जी के विचारों से प्रभावित होकर के 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करते हैं। इसको ध्यान रख लीजिए। इससे पहले टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन कर दिया था। जो देवेंद्रनाथ टैगोर है ना, उन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा का गठन कर दिया था, लेकिन इसके 4 साल के बाद 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज से ये जुड़ जाते हैं। फिर 1865 ईस्वी में इनका वैचारिक मतभेद होता है। ब्रह्म समाज दो भागों में, मतलब कि ब्रह्म समाज में, कहने का मतलब इनका, देवेंद्रनाथ टैगोर जी का नहीं, ब्रह्म समाज का आपस में 1865 ईस्वी में मतभेद होता है, वैचारिक मतभेद, और ये दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर एक उसमें होते हैं, उनका गुट आदि ब्रह्म समाज, तथा केशव चंद्र सेन, जो ये आपका देवेंद्रनाथ टैगोर जी लाते हैं ना, देवेंद्रनाथ टैगोर जी केशव चंद्र सेन को लाते हैं, लेकिन दोनों में विवाद हो जाता है। तो केशव चंद्र सेन का गुट भारतीय ब्रह्म समाज और देवेंद्रनाथ टैगोर का आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर के 1830 ईस्वी में अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड में विलियम चतुर्थ, ये पूछ सकता है, विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में 27 सितंबर 1833 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आ जाते हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में देख लेते हैं। तो जन्म सभी लोग जानते हैं, जन्म स्थान, बचपन का नाम, गुरु
स्थापित संस्था, हाँ इसको देख लेते हैं। स्थापित संस्था क्या थी, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने की थी, बम्बई में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है। राजस्व शब्द का यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले इन्होंने ही प्रयास किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा इनके बारे में और देखा जाए तो भारत का मार्टिन लूथर इनको बोला जाता है। किसको, तो दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर बोला जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रख लीजिएगा। वेदों का पुनरुत्थान, यानी कि वेदों की, और ये वेदों को मानते थे, ठीक है, वेदों को ये मानते थे, कहते थे कि वेद की ओर मतलब फिर से जो व्यवस्था है भारत में वो वैदिक व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। शुद्धि आंदोलन वगैरह इन्होंने ही चलाया था, ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते ही होंगे। वेदों का पुनरुत्थान, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रबल विरोध। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हंसराज और लाला लाजपत राय के सहयोग से शिक्षा पर आधारित दयानंद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना लाहौर में इन्होंने की थी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, दयानंद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना लाहौर में सरस्वती जी के द्वारा की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंदोलन, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। हिंदू धर्म में मतलब कि जो हिंदू मुस्लिम बन गए या फिर ईसाई बन गए हैं तो उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। गौ रक्षा आंदोलन चलाया था। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रख दिया था। तो इनका नाम तो मूल शंकर था, लेकिन इनका नाम दयानंद सरस्वती किसने रखा, तो एक स्वामी पूर्णानंद ने रखा था, ठीक है। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक रचना है जो कि संस्कृत में लिखी गई थी 1874 ईस्वी में। पाखंड खंडनी जो है 1866 ईस्वी में। अद्वैत मत का खंडन 1873 ईस्वी में इन्होंने किया था। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसमें अगर हम लोग देखें तो पंच महायज्ञ विधि 1875, वेद व्यास की भूमिका 1876 और ऋग्वेद भाष्य की 1877 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का मतलब कि भारतीय समाज का, आर्य समाज बोल लीजिए, इसको आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। आर्य समाज में सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा है, कहने का मतलब यही है। एक छोटा सा यहाँ पे डाउट है, शायद ये सत्यार्थ प्रकाश जो किताब है ना, इसको देख लीजिएगा कि इसकी रचना किस भाषा में की गई है, ठीक है। शायद ये हिंदी है लेकिन यहाँ पे संस्कृत लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, वैसे संस्कृत ही होगा, तो इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग, ये सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है। चलिए और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अब विवेकानंद जी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो जन्म, जन्म स्थान, बचपन का नाम, पिता माता गुरु संस्थापक, ये सभी लोग, हाँ यहाँ तक तो जानते ही होंगे। चलिए, स्थापित जो संस्थाएं हैं, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी वेल्लूर में, ठीक है। और वेल्लूर में सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में, यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। कलकत्ता में है ये, ठीक है। खेतड़ी के राजा के सुझाव पर इनका नाम नरेंद्र नाथ पहले था, बाद में इनका नाम विवेकानंद रख दिया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद इनका नाम रख दिया गया, ठीक है। ये 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, वहीं पर ये भाषण दिए थे धर्म संसद में, विवेकानंद ने भाग लिया था भारत की ओर से, ठीक है। और ज्वाला की दहक संज्ञा दी गई थी इनके, जो वहाँ पे इन्होंने भाषण दिया था, तो इनको ज्वाला की दहक बोला गया और हिंदू नेपोलियन की उपाधि भी दी गई, ठीक है। फरवरी 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रचार के लिए न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर दी थी 1896 ईस्वी में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1893 ईस्वी में शिकागो में ये धर्म सम्मेलन में भाषण देते हैं और उसके 3 वर्ष के बाद 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना हो जाती है, ध्यान रखिएगा। एक आयरिश महिला थी मार्गरेट नोबल, जिसको सिस्टर निवेदिता बोला जाता है, इन्होंने स्वामी जी के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए द वे ऑफ इंडिया लाइफ नामक पुस्तक की रचना कर दी थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सिस्टर निवेदिता ने स्वामी जी को योद्धा सन्यासी बोला है। विवेकानंद ने कर्मयोगी, ज्ञान योग, राजयोग नामक जो पुस्तकें उनकी रचना की थी, ठीक है, लिखी थी मतलब लिखा गया था। स्वामी जी के भाषण का
समूह लेक्चरर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक है। जो ये भाषण दिए थे ना, तो उनको एक पुस्तक में लिखा गया था। उस पुस्तक का नाम है लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल विवेकानंद जी को समर्पित है। ये तो करंट में न्यूज़ था। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं एनी बेसेंट के बारे में। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। ठीक है, एनी बेसेंट। अब ये थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? पहले ये समझिए कहाँ पे होती है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में होती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, किसके द्वारा? तो HP ब्लावस्की और MN अल्काट के द्वारा। तो ब्लावस्की और अल्काट के द्वारा 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब आगे देखिए 1882 ईस्वी में मद्रास के समीप अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय स्थापित किया गया भारत में। 1875 में वहाँ था। इसके 7 वर्ष के बाद इसकी स्थापना भारत में अडयार में की गई थी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भारत में खोल दिया गया थियोसॉफिकल का। अब एक आयरिश महिला थी जिनका नाम है एनी बेसेंट। अब ये आएंगी और सब चीज़ें यहाँ पे देखा जाए तो बदल जाएगी। ये कैसे होता है, देखिए एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार के लिए भारत आती हैं। कब आती हैं? तो 1893 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, 1907 में अल्काट की जब मृत्यु हो जाती है तो एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में खुली होती है उसकी अध्यक्ष बन जाती हैं, क्योंकि 1893 ईस्वी में ये भारत में आ जाती हैं और थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार के लिए आती हैं। ठीक है, एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से BHU बन गया। ठीक है, और देखा जाए तो इसका उद्घाटन भी 1916 में किया गया था मालवीय जी के प्रयासों से। आयरलैंड की होम रूल की तर्ज पर एनी बेसेंट ने भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में सितंबर में। ठीक है, जरा एक लोग और भारत में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, कमेंट करके बताइएगा उनका नाम क्या है और वो कब करते हैं। ठीक है, चलिए भारत के महिलाओं की उन्नति के लिए 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में भारतीय महिला संघ की स्थापना कर दी है। 1917 में ये होता है। ठीक है, भारतीय महिला संघ की स्थापना 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये सीधे फैक्ट के रूप में रटने वाली चीज आ गई। इसको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में होती है विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, कलकत्ता में होती है, ध्यान रखिएगा। और आत्मीय सभा की स्थापना, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था, राजा जी के द्वारा कलकत्ता में होती है। युवा बंगाल आंदोलन, ये आपका यंग बंगाल आंदोलन इसको नाम से जाना जाता है। 1826 ईस्वी में डेराजियो के द्वारा, ठीक है, हेनरी विलियम डेराजियो के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है, युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, चलिए ब्रह्म समाज के बारे में पढ़े होंगे। 1828 में राजा जी के द्वारा बंगाल में धर्म सभा, इसकी स्थापना राधा कांत देव के द्वारा किया जाता है कलकत्ता में। ठीक है, ध्यान रखेंगे धर्म सभा की स्थापना। तत्वबोधनी सभा इंपॉर्टेंट है। तत्वबोधनी सभा के बारे में देखें तो देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधनी सभा कलकत्ता में 1839 में इसकी स्थापना करते हैं। ये डेट इंपॉर्टेंट है तत्वबोधनी सभा के। ठीक है, चलिए परमहंस मंडली 1840 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा बम्बई में किया गया था। और यहाँ पर देखें तो रहनुमाई मतदान सभा, ये 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था बम्बई में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पारसी जो धर्म होता है ना उसमें सुधार करने के लिए दादा भाई जी नौरोजी के द्वारा ये रहनुमाई मतदान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग 1861 ईस्वी में शिव दयाल साहब के द्वारा आगरा में किया गया था। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग 1861 ईस्वी में शिव दयाल साहब के द्वारा आगरा में किया गया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रार्थना समाज सभी लोग जानते हैं, आत्माराम पांडुरंग और NG रनाडे के द्वारा 1867 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना देखें तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बम्बई में। ठीक है, और बाद में इसका मुख्यालय तो लाहौर में बना दिया जाता है, सभी लोगों को पता होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में मैडम HP ब्लावस्की के द्वारा न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अभी हम लोगों ने ऊपर जस्ट इसी के बारे में पढ़ा है। और आगे बढ़िए, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, सोसाइटी वही वाला है नीचे वाला जो आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसी के बारे में ये। ठीक है,
साधारण ब्रह्म समाज, जब ब्रह्म समाज दो भागों में टूटता है तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस करते हैं कलकत्ता में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 ईस्वी में जीजी अगरकर के द्वारा पूना में होता है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में इसकी स्थापना होती है महादेव गोविंद रनाडे जी के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर हम लोग देखें देव समाज की स्थापना तो 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में किया गया था। जगह इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी विवेकानंद जी ने किया था, ये सभी लोग जानते हैं, वेल्लूर में, अभी हम लोगों ने देखा भी है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है भैया, 1905 में गोपाल जी के द्वारा किया गया था बम्बई में, ठीक है। पूना सेवा सदन 1909, ये भी जगह इसमें मतलब कि इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूना सेवा सदन 1909 में स्थापित किया गया था श्रीमती रामाबाई रनाडे जी के द्वारा पूना में, ठीक है। सोशल सर्विस लीग 1911 ईस्वी में एनएम जोशी के द्वारा बम्बई में। सेवा समिति 1914 ईस्वी में एचएन कुंजरू के द्वारा इलाहाबाद में। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन 1914 ईस्वी में रामजी वाजपेयी के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कुछ भी। आगे देख लेते हैं हिंदू महासभा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हरिद्वार में किया गया था। जगह इसमें इंपॉर्टेंट है और डेट, ठीक है। मालवीय जी के द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। विमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 ईस्वी में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है नाम, ठीक है। जब ये पूछ सकता है कि विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में मद्रास में किसके द्वारा की गई थी, तो लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक, ध्यान रखिए। विश्व भारती, ये 1921 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। निम्न जातीय आंदोलन और संगठन के बारे में देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज सभी लोग जानते हैं, ज्योतिबा फूले जी के द्वारा महाराष्ट्र में 1873 ईस्वी में किया गया था। जगह मतलब कि ये डेट और नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखें तो अरबीपुरम आंदोलन, ये हुआ था 1888 ईस्वी में श्री नारायण गुरु के द्वारा। अरबीपुरम कहाँ पे है, तो केरल में स्थित है। और श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ये आपका 1903 ईस्वी में श्री नारायण पद्मनाभ पल्पू एवं कुमार शमन के द्वारा केरल में स्थापित किया गया था। डिप्रेस्ड क्लास मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1906 ईस्वी में वी.आर. सिंधे के द्वारा बम्बई में किया गया था। ये अंबेडकर जी और गांधी जी के द्वारा नहीं, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी है, ध्यान रखिएगा, वी.आर. सिंधे के द्वारा बम्बई में। बहुजन समाज 1910 ईस्वी में मुकुंद राव पाटिल, ये सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। बहुजन समाज भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा कब किया गया था ये भी जरूरी है, और कहाँ पे किया गया था ये भी जरूरी है, ठीक है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, जस्टिस पार्टी सभी लोग जानते होंगे, C.N. मुदलियार के द्वारा मद्रास में 1915-16 में, ठीक। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ये अंबेडकर जी के द्वारा बम्बई में किया गया था। और आगे बढ़ते हैं, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, ये कब किया गया था, तो 1924 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 ईस्वी में E.V. रामास्वामी नायकर जी के द्वारा एवं बलीजा नायडू के द्वारा, तो नायकर जी से याद कर लीजिए, नायकर नायडू 1920 ईस्वी में आत्मसम्मान के लिए ये लोग लड़े थे मद्रास में, ये क्षेत्र, ठीक है। हरिजन सेवक संघ 1932 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा, ठीक। चलिए और आगे देख लेते हैं प्रमुख आंदोलन, जैसे एजवा आंदोलन केरल में हुआ था। और आगे देखें पल्ली आंदोलन, तो ये आपका तमिलनाडु में हुआ था। आत्मसम्मान के लिए भी तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में। नाम शूद्र आंदोलन बंगाल में। महिष्य आंदोलन बंगाल में। सत्यशोधक समाज, इसको हम लोगों ने देखा था महाराष्ट्र में से, ठीक है। बाकी नायर तमिलनाडु में, नायर केरल में मत लगा दीजिएगा, तमिलनाडु में हुआ था। और आगे देख लेते हैं मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन। मुस्लिम हिंदू में धर्म सुधार हो गया, पूरे भारत के हम लोगों ने देखा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मुस्लिम जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है उनके बारे में। दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन, बस इसमें याद कर लीजिए देवबंद, इसको दारुल उलूम बोला जाता है। 1866 ईस्वी, ये आपका मोहम्मद कासिम ननौती, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। देवबंद ननौती के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1866 ईस्वी में, ठीक है। संस्थापक हैं ये, देवबंद इनका नाम ही है, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन, तो ये सभी जानते हैं 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में। अहमदिया आंदोलन इंपॉर्टेंट है, 1889-90 ईस्वी में हुआ था मियाँ मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा फरीदकोट में।
नदवातुल आंदोलन कब हुआ था? तो नदवातुल आंदोलन हुआ था 1894-95 में मौलाना शिबली नुमाली के द्वारा लखनऊ में। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, इसको देख लेते हैं। 1795 से 1804 ईस्वी के बीच में शिव शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम लाया गया था। वेलेजली के द्वारा शिशुओं को मारने पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शिशुवध प्रतिबंध कब किया गया था? तो 1795 से 1804 के मध्य। सती प्रथा सभी लोग जानते हैं, 1829 में, और वेंटी के समय राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से। फिर वही बाल विवाह निषेध अधिनियम विलियम वेंटी के द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1937 में हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम आया था ऑकलैंड के समय, और हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अधिकार दिया गया था। ठीक, संपत्ति में अधिकार दिया गया था। और आगे देख लेते हैं क्या है। 1843 ईस्वी, इसमें तो दास प्रथा का अंत किया गया था एलन के काल में। ठीक है, पूर्णतः प्रतिबंधित। 1833 में एक्ट बना। 1833 में ये देखा जाए तो प्रचार में आ गया था कि दास प्रथा बंद होगी। ठीक है, और उस समय कानून भी कुछ बन गया था छोटा मोटा, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरीके से ये समाप्त हुआ था, प्रतिबंधित कानून बन गया था 1843 में एलन के काल में। ठीक है, 56 में तो विधवा पुनर्विवाह, ये आपका देखा जाए तो कैनिंग के समय किसके प्रयासों से? तो विद्यासागर जी के प्रयासों से। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट सभी लोग जानते हैं, नॉर्थब्रुक के समय में। अंतरजातीय विवाह की वैधानिकता, आगे देख लेते हैं। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये लांसडाउन के समय में आया था। लड़की की उम्र 10 वर्ष और लड़के की उम्र, मतलब कि लड़की की उम्र जो है 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दी गई थी। 1930 में शारदा एक्ट आया था इरविन के समय, लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर दी गई थी उम्र निर्धारित शादी की। ठीक है, 1931 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था इरविन के समय, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देख लेते हैं। समाज सुधारक महादेव गोविंद रनाडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात रनाडे जी। चलिए और आगे देख लेते हैं। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना, कब? डेट ध्यान रखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 1891 ईस्वी में नरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, इन लोगों का नाम ध्यान रख लीजिएगा, रहनुमाई मध्यान्ह सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, रफ्त गुप्तार नामक समाचार पत्र का भी निकाला गया था पारसी धर्म सुधार के लिए। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए ईवी रामास्वामी नायकर, जो पेरियार के नाम से जाना जाता है, आत्मसम्मान आंदोलन चलाते हैं 1925 ईस्वी में। सिख धर्म में सुधार के लिए गुरु राम सिंह कूका के नेतृत्व में नामधारी आंदोलन चलाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नामधारी आंदोलन चलाया जाता है गुरु राम सिंह कूका के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? तो सिख में सुधार करने के लिए चलाया जाता है। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र के समाज सुधार जो गोपाल हरि देशमुख है, उनको लोकहितवादी की संज्ञा दी गई है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे देख लेते हैं हम लोग ये क्या है। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा की गई थी। ठीक है, हाली पद्धति बधुआ मजदूरी से संबंधित है। ये हाली पद्धति पूछ सकता है, किससे संबंधित है? बधुआ मजदूर से संबंधित है। वेद समाज की स्थापना श्रीधरालु नायडू के द्वारा मद्रास में प्रारंभ की गई थी। हेनरी विलियम डराजियो के बारे में आप लोग जानते होंगे, इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन बंग हित सभा डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, डिबेटिंग क्लब जैसी संस्थाओं की स्थापना, शायद डिबेटिंग क्लब तो ये आपका विवेकानंद जी ने बनाया था ना, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। डिबेटिंग क्लब इन्होंने मतलब कि ये भी बनाए थे विलियम डेराजियो जो है। 1906 ईस्वी में डीके कर्वे ने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं। 1927 में बहिष्कृत हितकरणी सभा अंबेडकर जी के द्वारा। ठीक, CN मुदलियार ने 1915-16 ईस्वी में दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी। देव समाज की स्थापना अगर हम लोग देखें, देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। जगह इंपॉर्टेंट है। देव समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक पुस्तकों में संकलित किया गया था। ठीक है, बहुजन समाज
ये आपका देखा जाए तो इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में होती है। बहुजन समाज की स्थापना मुकुंदराव पाटिल के द्वारा। ये इसलिए हुई थी तो निचली जाति को शोषण से बचाने के लिए बहुजन समाज की स्थापना 1910 में मुकुंद राव पाटिल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए चलिए तब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कृषक मजदूर और जनजाति आंदोलन जो हुआ था, इसको यहाँ पे चार्ट के माध्यम से दिया गया तो बहुत अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये चीज़ें पढ़ा लेंगे तो करीब आधा से ज़्यादा ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद 1985 में जो कांग्रेस का मतलब यहाँ पे गठन होता है, उसके बाद वाली चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन यहाँ तक इसको हम लोग कवर कर लेते हैं कांग्रेस की स्थापना तक। ठीक, चलिए महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन। मोपला विद्रोह सभी लोगों को पता होगा, 1836 से 54 के बीच में एक बार होता है, दूसरी बार 1921-22 में होता है। तो दूसरी बार जब होता है तो ये ज़्यादा प्रचलित होता है, मालाबार में होता है ये मोपला विद्रोह। यहाँ पे जो सैयद काजी अली मुस्लियार होते हैं, इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं KN हाजी। इन दोनों लोगों का नाम याद कर लीजिएगा। ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो जमींदारों का अत्याचार एवं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध नीतियां ये लोग कर रहे थे। ठीक है, पागलपंथी के बारे में देखिए, करम शाह इसके नेता थे, जमींदारों के अत्याचार से परेशान हो गए थे, उत्तरी बंगाल इनका क्षेत्र था। फैराजी आंदोलन 1838 ईस्वी, डेट इंपॉर्टेंट है, फरीदपुर बंगाल में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन है तो हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। दादू मियाँ से याद कर लीजिए, फैरोजी आंदोलन के जो है नेता थे। ठीक है, ये भी जमींदारों के अत्याचारों से परेशान थे। और अगर देखें नील विद्रोह 1859 में, 1857 की क्रांति के तुरंत बाद यही देखा जाए तो विद्रोह होता है बंगाल में। यहाँ पे देखा जाए तो विश्वास बंधु होते हैं। ठीक है, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। तो यहाँ पे विष्णु और दिगंबर याद कर लीजिए नाम। ठीक है, किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाई जा रही थी। पाबना विद्रोह 1873-76 में, बंगाल में ये पाबना क्षेत्र है। ठीक है, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल ये लोग नेतृत्वकर्ता थे। ये भी जमींदारों से परेशान थे। ठीक है, काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध ये लोग परेशान थे। दक्कन में विद्रोह होता है, पूना में बाबा साहब इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। ठीक है, कपास कृषकों पर, यहाँ पर अगर देखा जाए कपास कृषकों पर लगान व महाजनों के द्वारा बेदखली की गई थी। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बाबा साहब देशमुख इसके नेतृत्व करता रहे हैं। ठीक है, बाबा साहब देशमुख। चलिए और आगे देख लेते हैं। ये जो आंदोलन है ये कौन सा है तो दक्कन विद्रोह। इसकी डेट याद कर लीजिए, यहाँ पे दक्कन विद्रोह की डेट है आपके 1874-75 में। ठीक है, चलिए बिजोलिया आंदोलन सीताराम दास और मणि लाल वर्मा के द्वारा किया गया था। बिजोलिया आंदोलन राजस्थान में हुआ था। ठीक है, ये 3 बार हुआ था, 1897 से 1931 के मध्य, फिर एक बार बीच में 1931 से पहले फिर भी एक बार बीच में ये फैला था 1905 से 1913 के मध्य, फिर 1916 से 1927 के मध्य। ठीक है, यानी कि 1897 से 1931 तक ये चला था, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, बिजोलिया आंदोलन राजस्थान में हुआ था। नेतृत्वकर्ता नहीं पूछेगा लेकिन जगह का नाम पूछ सकता है। ठीक, चंपारण तो सभी लोग जानते हैं, मधुबनी बिहार वाले क्षेत्र में महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया था तीन-कठिया पद्धति को विरोध में। खेड़ा भी सभी लोग जानते हैं गांधी जी के द्वारा। अब गांधी जी के बारे में तो बहुत अच्छे से डिटेल में आगे भी दिया होगा, हम लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अवध किसान आंदोलन ये इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र इसके नेतृत्व करता थे। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद वाले क्षेत्रों में ये था और अवैध लगान वसूल से ये बेदखली नियम से परेशान थे। ठीक है, एका आंदोलन सभी लोग जानते हैं, मदारी पासी, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई वाले क्षेत्रों में 1920-21 में ये हुआ था। ठीक है, जब आपका देखा जाए तो केरल में जो आंदोलन हुआ था मोपला विद्रोह उसी के समय। ठीक, चलिए और आगे देख लेते हैं। लगान वृद्धि से ये परेशान थे। और आगे अगर हम लोग देखें तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है, ये आपका पटेल जी होते हैं इसमें। ठीक है, पंजाब में आंदोलन अगर देखा जाए तो 1930-40 में होता है, जलांधर, अमृतसर और होशियारपुर में। ठीक है, सोहन सिंह भाखना इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, हरि सिंह। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें हुआ क्या था तो जो पंजाब में किसान आंदोलन हुआ था उसमें भू राजस्व और बढ़ा दिया गया था और नहर कर में वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है, चलिए तेभागा आंदोलन के बारे में अगर देखें तो कंपाराम भुवन सिंह इसके नेतृत्व करता थे। तेभागा बंगाल में है। बटाईदारों ने निर्णय लिया था कि किसानों को 50% की जगह 33% ही देंगे अब। ठीक है, चलिए तेलंगाना
आंदोलन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1946 से 51 के मध्य भारत जब आज़ाद हो रहा था उस समय तेलंगाना में आंदोलन हुआ था संदरैया के नेतृत्व में। ठीक, चलिए और आगे देख लेते हैं क्या है ये। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भैया तो विनोबा भावे हैं, सभी लोगों को ये फैक्ट पता होगा। ठीक, चलिए कुछ यहाँ पे किसान आंदोलन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख जनजातीय विद्रोह। ठीक है, तो चुआर विद्रोह 1768 ईस्वी में हुआ था। राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह इसके नेतृत्व करता थे। और चुआर जनजाति कहाँ पे रहती है, तो ये झारखंड वाले क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल वाले क्षेत्रों में रहती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बघेरा विद्रोह 1818 से 20 के मध्य हुआ था। बघेरा सरदार के द्वारा बड़ौदा, गुजरात वाले क्षेत्रों में ये रहते हैं। ठीक है, हो विद्रोह के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, 1920 में हुआ था, 22 में हुआ था, 32 में हुआ था, एक बार 2 वर्ष, एक बार 10 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, राजा पराहत इसके नेतृत्व करता है। और सिंह भूमि, छोटा नागपुर वाले क्षेत्रों में ये आपका हो विद्रोह हुआ था। ठीक है, भील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो खान देश में हुआ था। नेतृत्व करता कौन है, तो यहाँ पे दंगालिया सेवाराम नेतृत्व करता है। ठीक है, त्रिम्बकजी इनका नाम है। भील जो आंदोलन हुआ था ये 1912 से लेकर के 19 के मध्य, फिर 1825 ईस्वी में, माफ कीजिए 1812 से 19 के मध्य, फिर 1825 में ये दोबारा हुआ था। ठीक है, अब गारो खासी जयंतिया के बारे में आप लोग जानते हैं। खासी विद्रोह 1827 से 1833 के मध्य हुआ था। तीरथ सिंह यहाँ पर देखा जाए तो प्रमुख नेता थे। खासी असम में स्थित है। ठीक है, खासी पहाड़ी असम व मेघालय, माफ कीजिए खासी, गारो खासी जयंतिया तो मेघालय में है ना, तो ये जो जनजाति रहती है खासी वाली असम में रहती है और मेघालय दोनों जगह रहती है, तो यहीं पर इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक, चलिए और आगे देख लेते हैं क्या है ये। कोल विद्रोह बुद्धो भगत के द्वारा 1831-32 में हुआ था। ठीक, चलिए और देख लेते हैं आगे हम लोग। ये कोल जो विद्रोह हुआ था राजा राम मोहन राय जी के समय में, बेंटिंग जब था उसी समय में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। खोंड विद्रोह 1846 से में हुआ था, 1855 में और 1914, ये देखा जाए तो 3 बार हुआ था। ठीक है, ये डलहौजी के समय में भी हुआ था। और 1914 में कौन था, तो देखा जाए तो मार्ले मिंटो था, तो यहाँ पे मिंटो के समय में भी हुआ था खोंड विद्रोह। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये 1846 से 48 के मध्य कौन था, तो 48 में तो डलहौजी आ गया था। ठीक है, अब इससे पहले कौन था, तो जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चक्र बिश्नोई इसके प्रमुख नेता थे, उड़ीसा वाले क्षेत्र में हुआ था। संथाल विद्रोह के बारे में जानते हैं, 1855-56, 1857 की क्रांति से ठीक पहले संथाल विद्रोह हुआ था। क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, और 1857 की क्रांति, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। नील विद्रोह हुआ था। अहोम के बारे में देखें अगर तो 1828 से 33 के मध्य हुआ था। गोमधर कुंवर के प्रमुख नेता हैं, असम वाले क्षेत्रों में हुआ था। रंपा विद्रोह 1879 में हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू, इन्हीं के ऊपर जो मूवी बनी है शायद वो आप लोग देखेंगे, उस मूवी का क्या नाम था वो देख लीजिएगा। अल्लूरी सीताराम राजू के ऊपर ही ये रंपा विद्रोह के ऊपर ये मूवी बनी है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के मध्य, बिरसा मुंडा के नेतृत्व करता थे, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। शायद इसमें वेलेजली, जरा कमेंट करके बताइएगा 1901 में वायसराय कौन रहता है, उसने बड़ी क्रूरता के साथ यहाँ पे देखा जाए तो बिरसा मुंडा की हत्या कर दी थी, यानी कि इस नेतृत्व विद्रोह को दबा दिया था। ताना भगत आंदोलन 1920 से 30 के मध्य, जतरा भगत इसके नेता थे, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। जिया तरंग, ये आंदोलन ध्यान रखिएगा 1931 में हुआ था, जोदोनांग के नेतृत्व में। ठीक है, रानी गडल्यू इसी से जुड़ी हुई थी, ये आपका मणिपुर में है। ठीक है, रानी गडल्यू का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिया तरंग आंदोलन से ये जुड़ी थी। नागरिक एवं आदिवासी विद्रोह, तो विद्रोह नेतृत्वकर्ता और प्रभावित क्षेत्र। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर के 1800 के मध्य हुआ था। केना सरकार मंजर शाह द्विज नारायण के द्वारा ये आपका सन्यासी विद्रोह हुआ था, बंगाल और बिहार वाले क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या है ये। इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा पढ़े तो फकीर विद्रोह 1876 से 77 के मध्य हुआ था, बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे मजनून शाह चिराग अली इसके नेतृत्व करता था। ठीक है, पाइका विद्रोह 1804 से 17 के मध्य हुआ था, फिर से ये हुआ था 1817 से 25 के मध्य, 2 बार ये हुआ था पाइका विद्रोह। उड़ीसा में है ये। खुर्दा के राजा एवं जगबंधु इसके नेतृत्व करता थे। पोलीगार विद्रोह, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है। ठीक है, वीपी कट्टावावन के द्वारा ये विद्रोह हुआ था तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में। बस इतना याद कर लेंगे काम चल जाएगा। अब केरल में
यहाँ पे देखा जाए तो मालाबार तट, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये आपका तमिलनाडु और मालाबार वाले तटों में पोलीगार विद्रोह हुआ था। मैसूर का जो विद्रोह हुआ था 1800 से लेकर के 1831 के मध्य, सरदार भल्ला इसके नेतृत्व करता है, मैसूर में हुआ था। मैसूर विद्रोह नाम से याद हो जाएगा आप लोगों को। रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी, 1829, 1839 से 41 के मध्य, चित्तर सिंह इसके देखा जाए तो प्रमुख नेता थे। और ये पूना महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में हुआ था, पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में, एक तरीके से मान लीजिए रामोसी विद्रोह। कित्तूर का विद्रोह, ये आपका कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के द्वारा किया गया था। तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा थी, 1824 से 29 के मध्य इन्होंने विद्रोह किया था। सतारा विद्रोह कब हुआ था? तो 1841 में हुआ था सतारा विद्रोह। धरवार पवार नरसिंह पाटेकर के द्वारा ये विद्रोह हुआ था सतारा महाराष्ट्र में, ठीक है। गडकरी के बारे में सभी लोग जानते होंगे, 1844 में। कृष्ण दाजी पंडित कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था, जगह का नाम तो बताने की आवश्यकता नहीं है। फराजी आंदोलन, ये आपका सरियतुल्लाह दादू मियाँ के द्वारा बंगाल में हुआ था, ठीक है। फराजी विद्रोह की डेट याद कर लीजिए, 1838 से 58 के मध्य। चलिए और आगे देख लेते हैं क्या है ये। कूका सभी लोग पता होगा, भगत जवाहर मल पंजाब में 1840। पागलपंथी, ये आपका करम शाह टीपू 1825 से 33 के मध्य, ठीक है। ये भी वेंटी का काल है, अगर इस तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। फड़के विद्रोह, फड़के विद्रोह वासुदेव बलवंत फड़के इसके नेतृत्व करता है, महाराष्ट्र में हुआ था। फड़के विद्रोह मतलब फड़के जो है महाराष्ट्र में रहते हैं। आगे देख लीजिए। थम्पी विद्रोह 1805 से 1809 ईस्वी के मध्य, दीवान वेलु थिम्पी के द्वारा त्रावणकोर केरल में हुई थी। कच्छ विद्रोह 1819 से 31 के मध्य हुआ था, भगत जवाहर मल, माफ कीजिए, भगत जवाहर मल तो यहाँ पे कूका विद्रोह से जुड़े हुए थे ना। देखिए, राजा भारमल इनका नाम है, कच्छ विद्रोह से ये जुड़े हुए हैं, गुजरात में है ये कच्छ, ठीक है। कोलियों का विद्रोह 1824 से 49 के मध्य, भाऊ सरेनानी की चिमनाजी यादव के द्वारा हुआ था कोलीय विद्रोह, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन, वहाबी आंदोलन के बारे में शायद हम लोगों ने ऊपर देखा था थोड़ा सा, सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा ये अगर देखा जाए तो पटना में प्रमुख केंद्र बनाया था इन्होंने, ठीक है। चलिए और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ये तो हो गया आपका वहाबी आंदोलन। और थोड़ा देखें यहाँ पे, तो अलीगढ़ आंदोलन के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में हुआ था। यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्षों में सबसे प्रभावी आंदोलन था, ठीक है। 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1875 डेट याद कर लीजिए। इसको थोड़ा सा हम लोग हल्का कर देते हैं ताकि साफ दिखता रहे आप लोगों को। देखिए, अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ें तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा पंजाब में ये हुआ था, ठीक है। देवबंद आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देवबंद सहारनपुर में है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। किसके द्वारा ये हुआ था देवबंद आंदोलन? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी के द्वारा ये हुआ था, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना प्रमुख था, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का योगदान आ गया। और वीडियो हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 घंटे का हो गया है। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, 2 घंटे हो गया। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा इसमें पूरा आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने कवर किया 2 घंटे, 2 घंटे हो गए 4 घंटे पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 2 घंटे और लगेंगे, 6 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे कोई भी फैक्ट नहीं छूटा है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे कोई भी फैक्ट नहीं छूटा है। सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी और बहुत आराम से सॉल्व, मतलब कि आपको बताई गई हैं, हल किया गया है, सब कुछ क्लास ली गई है अच्छे से। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए 70 दिन का समय बचा है, तो इस किताब को हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ करके बस इसी के बेस पर पे सभी जो टेस्ट सीरीज वगैरह हैं उसको सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा खासा मतलब कि क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अब 150 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि पीछे में सभी लोगों को पता ही होगा। अब 150 में से 110 105 तक काट पीट के अगर आंसर सही निकल जाए, 100 तक, 100 मतलब कि 90 के ऊपर ही रहे तो 100% पास होने की उम्मीद होती है। जैसा कि कोई क्वेश्चन डिलीट हो या फिर कोई क्वेश्चन गलत हो, इन सबों को हटा करके 90 तक आप पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। 90 के ऊपर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा,
ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।